नमस्कार, मैं आपका आलोक रंजन। मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और बहुत ही एक्साइटिंग डे है मेरे लिए। मुझे लग रहा है मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ ज़िंदगी में और आप लोगों के कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अदिति, सुबोध, वितोष, सोमबीर, सुचिता, आशीष, अनिल, आई एम टोटली ओवरवेल्म्ड। मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। और हम लोगों ने एक बड़ा मिशन उठाया है और एक बहुत बड़ा टारगेट, एक लक्ष्य लिया है आपको ट्रेन करने का। अ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत नेगेटिव कमेंट देते हैं और नेगेटिव बोलते हैं, तो उनके लिए दो शब्द कहने की बहुत ज़रूरत है मुझे। एज ए टीचर मुझे ये फील हो रहा है, एज ए ट्रेनर, एज ए गाइड, एज ए मेंटर मुझे ये फील हो रहा है कि मैं उन लोगों का मुंह पहले बंद करूं जो कह रहे हैं कि ये 8 टीचर का जो यूनियन बना है, ये टीचर लोग पता नहीं क्या कर पाएंगे, उनके मन में संशय है। तो भाई ऐसा है कि आपसे लिया ही क्या है, आपसे इतना छोटा अमाउंट लिया गया है जिसमें तो हमारा मटेरियल डेवलपमेंट का कॉस्ट नहीं निकलेगा। तो अगर कोई लोग, कुछ लोग मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं तो कम से कम उसको डिस्करेज मत करिए। और दूसरा, आपके पास ऑप्शन क्या है, कहाँ जाएंगे आप? क्या आप अपने प्रोफेसर के पास जाएंगे? क्या अपने टीचर के पास जाएंगे? इलाहाबाद में, पटना में, जयपुर में कहाँ जाएंगे आप? हम लोगों ने इतना मेहनत किया है, कुछ रिस्पेक्ट करिए और कमेंट्स, आप अच्छे कमेंट लिखिए, हम लोगों को इनकरेज करिए। हैविंग सेड दैट, आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सर, इतना कम फी में करने के लिए। बहुत 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 सारे लोग बहुत हृदय से अपने उद्गार को व्यक्त कर रहे हैं, हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य अब आज से प्रारंभ होता है। हम लोगों ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जो हमारा टारगेट है कि आप लोगों को 9 महीने के अंदर में आईएएस के जीएस का, पीटी और मेंस दोनों का, कई सारे प्रश्न आ रहे हैं, पीटी एवं मेंस दोनों का हम लोग कोर्स करवाएंगे। और ये दोनों कोर्स करवाएंगे और इसमें सीसेट भी इंक्लूडेड रहेगा, जिसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फी का शायद प्रोविजन है। और इसमें इंटरव्यू प्रोग्राम भी होगा। तो ये कंप्लीट पैकेज प्रोग्राम है। इसमें कोई भी निगेटिविज्म नहीं है, कोई भी छुपा हुआ रहस्य नहीं है, कोई भी चीट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मेरे जो स्टूडेंट आज तक हमसे जुड़े रहे हैं वो सब सब जानते हैं कि मैं एक बहुत भावनात्मक व्यक्ति रहा और मैंने कभी भी अपने रिजल्ट्स को, इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स को कभी पोस्टरबाजी नहीं किया, कभी मैंने शो ऑफ नहीं किया। अपने हमारी कक्षाएं लगती रही आज तक और सब कुछ चलता रहा। तो आप विश्वास रखो, हमारे साथ जो शिक्षक गण आए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा काम करने वाले लोग रहे हैं। और आप लोग, बहुत लोग जुड़ गए हो, आप लोग इतना बड़ा रिस्पांस मिलेगा ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और इतने छात्र एडमिशन लेंगे और इतने छात्र वेटिंग रहेंगे एडमिशन में, इसकी भी ये कल्पना से परे था कुछ। और मैंने ये देखा है कि मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा हूँ। हालांकि ये मेरा पहला क्लास है और मुझे आप लोगों को पढ़ाना भी है और बहुत सारा डिटेल्स देना है ज्योग्राफी के बारे में, आईएएस के बारे में। ये आपके आईएएस और पीसीएस कोर्स का पहला बैच है। और पहला बैच के साथ ही इस बैच में आपको ओरिएंटेशन भी मुझे देना है। पहले ही क्लास में अगर आपको हम पढ़ाना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलिया है, माउंटेन की ये ऊंचाई है जिसके आप आदी हो चुके हो। एसएससी के बच्चे और वन डे एग्जामिनेशन के जो बच्चे होते हैं वो फैक्ट्स को ढूंढते रहते हैं कि कहां से मुझे फैक्ट्स मिले, किस टीचर ने कितने फैक्ट्स दिए, उतना ही अच्छा वो टीचर है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप एसएससी और वन डे के एग्जामिनेशन के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो आईएएस की। और एक क्लेरिकल लेवल के एग्जामिनेशन में और एक पब्लिक सर्वेंट में, एक एडमिनिस्ट्रेटर में कितना अंतर होता है, इस तथ्य को आप समझो। और आप प्री जजमेंटल मत हो जाओ हम लोगों को लेकर के, पहले से जजमेंट नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति का आकलन कुछ एक घंटे में नहीं हो सकता है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करेंगे और आप लोगों को जो 9 महीने क्लास देनी है, उस 9 महीने में आईएएस के लिए जो भी मटेरियल है वो प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको मिलेगा, पीडीएफ के रूप में मिलेगा। जैसे आज हमारी पहली क्लास है और हमारी पहले क्लास में मैंने वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग से प्रारंभ करने का सोचा है। तो ये जो हमारा जो विषय होगा इसका पीडीएफ आज ही आपको मिल जाएगा या कल आपको मिल जाएगा। आज के क्लास में हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि आपको कितना पढ़ा पाएंगे और विषय कैसे शुरू होगा, क्योंकि हमारे पास प्रश्नों का भंडार लग रहा है। अगर इन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाएगा तो फिर बहुत सारी जो
उत्कंठाएं हैं वो रह जाएंगी, ऐसी अतृप्त रह जाएंगी, आपके प्रश्न ही अतृप्त रह जाएंगे। तो आज पढ़ाने का भी उद्देश्य है, लेकिन आपसे कुछ बात करने का भी उद्देश्य है। और आईएएस के लिए प्रिपरेशन करने के क्या मेथड्स होते हैं, क्या टेक्निक्स होते हैं, कोई आईएएस बन जाता है, कोई क्यों नहीं बनता है, कोई सफल है, कोई विफल है, कोई भटक रहा है, तो कोई सतमार्ग सन्मार्ग पर है, ऐसा क्यों होता है, उसके विषय में बोलने का मेरे लिए एक अवसर है और आपके लिए सुनने का अवसर है। एक दो तीन प्रश्न जो हमारे सामने आ रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है सर आईएएस के लिए, तो इसके विषय में बात करेंगे। और ऑप्शनल के विषय में अगर आप पूछ रहे हो तो ऑप्शनल 3 महीने के बाद हम लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, या ऑप्शनल कैसे होगा उसकी बात करेंगे 2-3 महीने के बाद। पहले तो आपको जीएस से अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, और ऑप्शनल का चयन तभी करोगे जब आप देखोगे कि आपका इतिहास में या भूगोल में या समाजशास्त्र में या राजनीति शास्त्र में कहाँ आपकी अभिरुचि बन रही है। तो अभिरुचि के अनुसार ऑप्शनल की बात किया जाएगा। क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ें, लैपटॉप पे चलवाएं, सर ज्योग्राफी ऑप्शनल कैसे होगा, ये सारे जो प्रश्न आ रहे हैं, इनको, इस बाढ़ को मुझे लगता है रोकना पड़ेगा। और इन प्रश्नों से कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोग्राम है आज का, जो हमारा इंटेंशन है आपसे बात करने का, उसमें डिविएशन हो रहा है। थैंक यू सो मच। अब फी डिपॉजिट करने का जो है ना, ये सब प्रश्न आपको पूछना चाहिए। जो फोन नंबर्स दिए हुए हैं वहां पे आप कॉल करके आप पूछिए। हम लोग आज के क्लास का प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। हृदय से, अंतरात्मा से आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। और अब हम शुरू करते हैं आपको बताना। देखो, एक छोटा सा रहस्य है जीवन में सफल होने का, और वो रहस्य है, जब तक आप अंदर में, अपने अंदर में एक शांति का अनुभव नहीं करोगे, तब तक ज्ञान आपके पास नहीं आने वाला। आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का जो सबसे पहला कदम होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है कि अपने अंदर में जो उद्वेलन है, जो आपके अंदर में आक्रोश है, जो एंगर है, जो क्रोध है, जो बहुत ज्यादा चिंतन करने की एक जो आदत पड़ी हुई है आपको, इन चीजों से मुक्ति। मुझे पहला निर्देश देना है मेरे विद्यार्थियों को कि आप अंदर से शांत चित्त के एक व्यक्ति बन जाओ। कई लोग होंगे पहले से, हमने ये नहीं कहा कि आप उद्वेलित और क्रोधी व्यक्ति हो, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन हम लोग जो है वो कहीं न कहीं क्रोध, लोभ, घृणा, मोह, इन चीजों से युक्त होते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत बड़ा सक्सेस नहीं देती हैं, मार्ग पे रोकती हैं। तो मेरा पहला निर्देश, चूंकि ये पहला क्लास है यूपीएससी के बच्चों का, आपको सबसे पहले तो अंदर से शांत होना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि आप चिंतन बंद कर दीजिए, प्रश्न चिन्ह लगाना बंद कर दीजिए, जजमेंट करना बंद कर दीजिए। और एक शब्द सीखा नहीं कि बड़बोलापन को बंद कर दीजिए। सीखना और ज्ञान बड़ा ही गंभीर विषय होता है। अगर आप में ज्ञान बढ़ रहा है, आप में नॉलेज का बेस बढ़ रहा है, तो आप उसको अपने अंदर रखिए और उसका प्रदर्शन बाहर में नहीं करिए। क्योंकि प्रदर्शन बाहर करने जाएंगे, कोई आपको ऑफेंडेड कर देगा, कोई और कुछ पूछ देगा, आप अपने बारे में जजमेंटल होने लगते हो, अपने विषय में सोचने लगोगे, और फिर आप खुद को ही पीड़ित करोगे। ये जो क्लासेस है ना, इसका वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगा। आप अगर लाइव नहीं हो पा रहे हो तो आप रात को 2 दिन, सप्ताह में, साल में आप सुन सकते हो इसको। विद्यार्थियों, पब्लिक सर्वेंट्स, प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, उनसे मेरा पहला निवेदन आज का यही था कि आप अंदर से एक शांत चित्त के व्यक्ति बनो। सबसे पहले कम बोलना सीखो और बहसबाजी से बचो। क्योंकि हिंदी माध्यम की जो सबसे बड़ी दुर्गति है वो इसी बात से है कि सारे बहसबाज और सारे जो भी एक दूसरे की आलोचना और कटु आलोचना करने वाले लोग आपस में ही बहुत प्रदूषण फैला करके अच्छी अच्छी चीजों को भी खराब कर रहे हैं। एक उदाहरण, बहुत छात्र सब गांव से जुड़ा हुआ है, छोटे शहर से जुड़ा हुआ है, इवन मुझे लगता है कि 12th क्लास का बच्चा भी जुड़ा हुआ है। तो उन सबके लिए एक और निर्देश है मेरा कि आप जब भी पढ़ो तो उस पढ़ने के टाइम में आप कोई अन्य चिंतन को मत करो।
अगर अन्य चिंतन करोगे तो फिर आईएएस पीसीएस के लायक नहीं होगे। ये बाकी एग्जामिनेशन से थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये विश्लेषण पे आधारित होता है, तो विश्लेषण करने के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। और यदि आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, आपने 1942 में पढ़ा, गांधी जी का नाम सुना, लिया। अब आपको इसमें यूपीएससी में चिंतन करना होता है कि आप ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसका प्रभाव क्या पड़ा, नेशनल मूवमेंट में उसका योगदान क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट का वर्ल्ड वार 2 से क्या संबंध था। ये जो विश्लेषण है ना, ये यूपीएससी हो जाता है। और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया, ये वनडेयर एग्जाम का हो जाता है। तो फैक्ट्स तो आपको एसएससी और वनडेयर एग्जाम वाले अपने पास रखने हैं, लेकिन उन्हीं का जब हम विश्लेषण करने लगते हैं, जब उसका सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, तो वही आईएएस और पीसीएस की तैयारी बन जाती है। अब आपको एक चीज और समझाना है कि आईएएस और पीसीएस में भी एक मूल अंतर होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आईएएस का एक भूगोल से प्रश्न लेते हैं कि मान लो एक प्रश्न है वर्षण, या एक प्रश्न है वायु राशि। तो वायु राशि पे अगर आईएएस में प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि वायु राशि से या वायु संहतियों से संबंधित मौसमी दशाओं का वर्णन करें। यानी वायु राशियों को वेदर कंडीशन से कनेक्ट करके पूछेगा कि कौन सी गर्म वायु राशि है तो उसका तट पर क्या प्रभाव होगा, मौसमी दशाओं पर क्या प्रभाव होगा। लेकिन यही प्रश्न अगर पीसीएस में आता है तो इसी प्रश्न का देखो क्या रूप हो जाएगा। इसका प्रश्न का रूप हो जाएगा कि वायु राशियां क्या हैं और वायु राशियों के प्रकार क्या हैं। अब ये जो प्रश्न है ना, ये ज्यादा तथ्यात्मक की तरफ हो गया। तो अगर हम देखेंगे कि आईएएस और पीसीएस में भी अगर अंतर है, तो पीसीएस सब्जेक्टिव होते हुए भी कुछ तथ्यात्मक ही होता है। जैसे आप यूपी पीसीएस का पीटी का क्वेश्चन देखो, अभी 11 अक्टूबर को पीटी हुआ यूपी पीसीएस का, और 4 अक्टूबर को पीटी हुआ आईएएस का। दोनों प्रश्न पत्र को सामने रखो, प्लीज करो इस एक्सरसाइज को। दोनों प्रश्न पत्र को अगर सामने रखोगे तो आप साफ साफ देखोगे कि जो आईएएस वाले प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि जेट स्ट्रीम एंड वेदर कंडीशन से एक प्रश्न बनाया, साइक्लोन के आंतरिक संरचना से एक प्रश्न बनाया, और सबको जेट स्ट्रीम के थ्योरी को, साइक्लोन के थ्योरी को जोड़ करके एक प्रश्न बनाया। यानी कई प्रश्नों को जोड़ करके, कई अवधारणाओं को जोड़ करके एक प्रश्न बनाता है। यानी एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सिर्फ जेट स्ट्रीम और साइक्लोन का नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। आपको उसमें कई संकल्पनाओं को, उसमें हो सकता है कि आप अल नीनो को भी जोड़ दे, उसमें मैडन जूलियन सर्कुलेशन को जोड़ दे, उसमें प्रति चक्रवात को जोड़ दे, चक्रवात को जोड़ दे। यानी एक ही प्रश्न में कई विषय को जोड़ना, ये यूपीएससी करती है। यानी यूपीएससी में आप एक टॉपिक को लर्न करके प्रश्न कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे। एक उदाहरण और लेते हैं। एक ही प्रश्न है मान लो ड्रोन का, कि ड्रोन जो हवा में उड़ता है ना, शादी वादी भी आजकल फोटोग्राफी करता है, तो ये ड्रोन के माध्यम से हम लोग क्या क्या सर्वे कर सकते हैं। तो ड्रोन वाले प्रश्न में आप देखोगे तो एक ज्वालामुखी के क्रेटर का अध्ययन कैसे करता है उस पर भी प्रश्न आया है, तो वनस्पति का कैसे कर, यानी साइंस को, इन्वायरमेंट को, ज्योग्राफी को, सबको जोड़कर के एक प्रश्न बनाया जा रहा है, और यही विद्यार्थी जोड़ नहीं पा रहे हैं, और इसी की मूल आवश्यकता है। तो आईएएस की तैयारी आप करने जाओगे तो तथ्यों के साथ साथ विश्लेषण पर बहुत बल है। और आईएएस की तैयारी में अब बहुविषयी हो गया है। यानी कि अगर कोई कहे कि शुद्ध रूप से ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा जाए, सिर्फ हिमालय पर प्रश्न पूछा जाए, तो ऐसा नहीं पूछता है। हिमालय पर प्रश्न पूछेगा, उसी के नीचे हिमालय और मॉनसून पे भी उसी में एक लाइन डालेगा, फिर उसी के नीचे हो सकता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर भी एक प्रश्न डाल दे। तो इस तरह से एक ही प्रश्न में कई विषयों को जोड़ा जा रहा है, कई टॉपिक्स को जोड़ा जा रहा है। ये आईएएस का लेवल हो गया है, और यहीं पर विद्यार्थी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। मेरी आवाज देश तक जानी चाहिए, मेरा जो विश्लेषण है ये भी बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनो कि क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर, कि आईएएस में क्या करना है आपको। पीसीएस में हम आते हैं, पीसीएस में आप जाओगे, पीटी का प्रश्न उठाते हैं, मान लो एक ज्योग्राफी का ही प्रश्न उठा लेते हैं, तो सीधे सीधे पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया का डार्लिंग रेंज पूछ दिया।
तो ऑस्ट्रेलिया का डार्लिंग रेंज पूछा, ये एक फैक्चुअल प्रश्न है, ये फैक्चुअल प्रश्न है। अगर डार्लिंग रेंज में प्राप्त संसाधनों की बात की गई होती, या डार्लिंग रेंज के फॉर्मेशन की बात की गई होती, या डार्लिंग रेंज का कैसे रेन शैडो इफेक्ट आ रहा है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पर, इसकी बात की गई होती, तो ये निश्चित रूप से आईएएस का प्रश्न बन जाता। यानी कि सब्जेक्ट मैटर तो वही रहता है, भूगोल तो वही रहता है, भूगोल के विषय वही रहते हैं, लेकिन भूगोल के उन्हीं विषयों से जब विश्लेषणात्मक और साइंटिफिक और उसका जो प्रयोगात्मक और उसका जो व्यवहारिक पक्ष निकल करके सामने आने लगता है, तो वो बन जाता है आईएएस का एग्जामिनेशन। और उसी का जो फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं, तो वो बन जाता है पीसीएस का एग्जामिनेशन। अब आईएएस, पीसीएस और एसएससी में क्या अंतर है, ये भी आपको हम समझाते हैं। एसएससी के माध्यम से आप क्या बन सकते हो, एक अपर डिविजनल क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर। तो एक सेक्शन ऑफिसर और अपर डिविजनल क्लर्क जो होते हैं या लोअर डिविजनल क्लर्क्स होते हैं, ये क्या है, ये एक तरह के अकाउंटेंट होते हैं। इनको फैक्ट ही पढ़नी चाहिए। जो एग्जामिनेशन है एसएससी का, जो बैंकिंग का, तो बैंकिंग अधिकारी या जो एसएससी के एग्जाम से क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो आखिर क्या करते हैं ऑफिसेज में, उनका मूल लक्ष्य क्या होता है, मूल काम क्या होता है, कि वो तथ्यों को ही, अकाउंट्स को, तथ्य को, फाइल को, उसी को मैनेज करते हैं। वो पॉलिसी मेकर्स नहीं होते, वो निर्णय नहीं लेते, वो नीतियों का निर्माण नहीं करते, वो नीतियों के व्यवहारिकता और उसका जो मानवोपयोगी जो एप्लीकेशन है उसमें नहीं जाते। ये काम कौन करता है, ये काम करता है एक आईएएस अधिकारी। तो आईएएस अधिकारी का बुद्धि कैसा होना चाहिए, ब्रेन कैसा होना चाहिए, आईएएस के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, वो क्लरिकल लेवल के एग्जाम वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपको प्रश्न पूछा जाएगा जो विश्लेषणात्मक होगा, जो आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, जो आपके निर्णय लेने की क्षमता को चुनौती देता है, ऐसे प्रश्न होंगे। आप कितने मानव कल्याण की भावना से प्रेरित हैं, आपके अंदर में प्रत्युत्पन्न मतित्व कैसा है, जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं, जो आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो आप तत्क्षण निर्णय लेने का जो एक कैपेसिटी होता है इंसान का, वो आप में कितना पावरफुल है। आप मानव से संबंधित मुद्दों को, आप जैसे गरीबी है तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लेबर है, तो चाइल्ड लेबर है, तो विमेन का इशू है, तो एडल्ट का इशूज है, वृद्ध लोगों का, तो इन लोगों के जो मुद्दे होते हैं, इनको आप कितने संवेदनशीलता से देखते हो, ये एक आईएएस होता है। क्योंकि आईएएस का जॉब वही है, आईएएस का जो नेचर ऑफ जॉब है वो क्या है, वो तो एक पब्लिक सर्वेंट है, तो सभी पब्लिक से जुड़ा हुआ रहता है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो उसको नीतियां बनानी होती है, तो नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। जो सेक्रेटरी लेवल पे लोग जाते हैं वही तो नीति बनाते हैं ना। जो हर मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरीज होते हैं वो तो आईएएस होते हैं। और एसएससी या जो वन डेयर लोग होते हैं, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग फैक्ट्स का कलेक्शन करते हैं, फैक्ट्स को संजो करके रखते हैं, ये लोग फाइल मेंटेन करते हैं। तो आप प्लीज इस बात को समझो, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस बात को समझो कि आईएएस बनने की प्रक्रिया और वन डेयर और एसएससी में जो पद मिलते हैं, बड़े सम्मानित पद हैं वो भी, उनकी प्रक्रिया अलग अलग है। अब जितने बच्चे एसएससी से जुड़े हुए हैं या गांव देहात से जुड़े हुए हैं, ये सभी बच्चे मेरे में ढूंढेंगे, हमारे शिक्षकों में अगर ढूंढेंगे कि आप भी फैक्ट्स बताइए, आप भी तथ्य बताओ, आप भी माउंटेन का हाइट बताओ, आप नदी की लंबाई बताओ, कौन कौन सी नदियां हैं नाम गिनाओ, फिर क्या पढ़ाया जाएगा आपको। हम लोग वो थोड़ा बहुत बताएंगे आपको, वो आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, उसको मटेरियल के रूप में आपको देंगे, लेकिन हम लोग पढ़ाएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की वनस्पति इस प्रकार की क्यों है, हिमालय की ऊंचाई नहीं पढ़ेंगे, हिमालय की ऊंचाई से मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। हिमालय के कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, तो उष्णकटिबंधीय देश में कृषि कैसी होगी, वर्षा का मात्रा नहीं पढ़ते हम लोग, तापमान नहीं पढ़ाते हम लोग पढ़ाते हैं कि अगर वर्षा इतनी होगी, तापमान इतना होगा, तो मृदा कैसी होगी, वनस्पति कैसा होगा। और मृदा और वनस्पति और तापमान और आर्द्रता अगर इस प्रकार की है, तो ये समझना होता है कि वहां कृषि प्रणालियां कैसी होगी। और कृषि प्रणाली है तो कृषि से संबंधित उद्योग कौन से हो सकते हैं। कृषि और उद्योग पढ़ने के बाद ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाएगी कि ट्रेड कैसा, व्यापार कैसे होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन लिंकेजेस कैसे बनाए जाएंगे, इनकी बात की जाएगी। और इसी के बाद फिर आएगा कि रीजनल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट क्या है,
प्रादेशिक नियोजन की बात आएगी, नीतियों की बात आएगी, विकास के नीतियों की बात आएगी, और फिर अंत में क्या आता है, पर्यावरण का पक्ष आता है कि हमने आर्थिक विकास के क्रम में पर्यावरण को किस प्रकार क्षति पहुंचाया और उसका अब उन्नयन कैसे हो सकता है, उसी पर्यावरण का अब कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, संरक्षण कैसे हो सकता है। तो ये सब विषय बन करके आईएएस में आते हैं। ये विषय आपके एसएससी और वन डे एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। अभी इतने प्रश्न आ रहे हैं कि आरएस के एग्जाम में क्या है, तो एसएससी की बात ना करें, आप निर्देश न दें। आप अगर हमसे जुड़े हैं तो आप निर्देश न दें मुझे कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर पहले ही क्लास में आए हो, आप निर्देश देना शुरू कर रहे हो कि एसएससी की बात ना करें। हम कैसे नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे। आपको डिफरेंशिएट करना है कि एसएससी और आईएएस में अंतर क्या होता है, और कृपया इस तरह का निर्देश देना बंद करें, नहीं तो हम ये पूरा ब्लॉक करवा देंगे आपका। आपको पहले मैंने समझाया कि आपको एक अच्छा सा हृदय व्यक्ति बनना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वैसे भी नहीं बनोगे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि एसएससी और आईएएस के विश्लेषण में अंतर होता है, और आईएएस में सिर्फ फैक्ट नहीं बल्कि उनका जो विश्लेषण है, उसका जो इंटरकनेक्शन है, जो अंतर विषयी व्याख्या होती है, उसके विषय में बात की जाती है। तो ये दो चीजें हुई। आपको मैंने कहा कि आप पीटी और आईएएस के दोनों प्रश्न को आमने सामने रख करके, यूपीपीसीएस का और आईएएस का प्रश्न पत्र रख करके एकदम से एनालिसिस करो। आज का दिन आपका इसी में जाना चाहिए कि आप दोनों का एनालिसिस कर रहे हो तो क्या उभर करके सामने आ रहा है। और एक होता है ना कि हम सचमुच में आईएएस बनना चाहते हैं, एक होता है कि हम समाज को दर्शाने के लिए किसी और उद्देश्य से वो कर रहे हैं, उस हमारा उद्देश्य ही पूर्ति नहीं हो रहा है। तो आपको देखना है कि आप कितने सीरियस हो। हम आपको आज एक छोटा सा सेशन लेते हैं कि हाउ टू बिगिन, कैसे शुरू करना है और कहां से शुरू करना है। तो जब भी आईएएस की तैयारी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें। पहले क्लास में बताने की बिल्कुल आवश्यकता है कैसे शुरू करें। देखो, शुरू करना है आपको जो जीएस का मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के लिए जो पेपर्स निर्धारित किए गए हैं वही मूल परीक्षा होती है। पीटी और मेंस को हम लोग कभी अलग करके नहीं देखते। मेंस के परीक्षा में जो भी सिलेबस बना हुआ है उसी सिलेबस पर हम अगर गहराई से पढ़ेंगे तो हमारा पीटी निकल जाता है। पीटी मेंस से इनसेपरेबल है, अलग नहीं है। और अगर हम चाहेंगे कि पहले पीटी की तैयारी करें बाद में मेंस की तैयारी करें तो यह एक गलत अप्रोच हो जाता है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी भूल है। ये बहुत सारे रीजनल सेंटर पे, छोटे शहरों में लोग पीटी का तैयारी प्रारंभ करा देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आप यूपीएससी के द्वारा पब्लिश्ड जो गैजेटियर है, जो गैजेट ऑफ इंडिया प्रकाशित होता है, उसको पढ़ करके देखो। उसमें लिखा हुआ है कि पीटी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो, उसका एक सिलेबस दिया हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि मेंस में जो सिलेबस लिखा हुआ है उससे ही पूछे जाएंगे। यानी मेंस की तैयारी आपको पहले करनी है, और पीटी और मेंस को सेपरेट नहीं किया जाता है, दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है। व्यवसाय के लिए अच्छा है ये कि पीटी को सेपरेट कर दिया, मेंस को सेपरेट कर दिया, अलग अलग बैच बना लिया, और उसके बाद दोनों में एडमिशन्स ले लिए और दोनों में एक ही बात कह करके निकल आए। ये तो व्यवसाय हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे कि एक बच्चे के भविष्य के अनुसार से क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप मेंस की तैयारी करो। तो आज आप लोग जाकर के सबसे पहले मेंस का सिलेबस डाउनलोड करोगे और मेंस के सिलेबस को देखोगे। पेपर 1 क्या है? पेपर 1 में लिखा है निबंध। आईएएस की तैयारी में सबसे पहले पेपर 1 में क्या लिखा है? निबंध लिखा है। तो ये जो निबंध है, पेपर 1 है आपका एसे, ये पेपर 1 है। अब निबंध की तैयारी भी पहले नहीं करनी है आपको। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि निबंध तो सार गर्भित होता है। जब तक आप इतिहास का, भूगोल का, विश्व इतिहास का, विश्व भूगोल का, भारतीय समाज का, वैश्विक समाज का, और पेपर 2 में जो विषय हैं जैसे राजनीति शास्त्र, राजनीति का, संविधान का, लोक प्रशासन का, इनका ज्ञान नहीं होगा, आर्थिक व्यवस्था का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पर्यावरण का जब तक ज्ञान नहीं होगा, या इथिक्स वाले पेपर में अगर आप नहीं पढ़ोगे कि भाई सत्यनिष्ठा क्या है,
तो मोरालिटी क्या है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, जब तक इनको आप डिसीजन मेकिंग क्या है, जब तक इनको आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप कभी भी ए से नहीं लिख पाओगे। तो हमारे इस कोर्स का अप्रोच है कि सबसे पहला पेपर जो लिखा है निबंध, उससे तैयारी शुरू नहीं करते हैं हम लोग, पेपर 2 से तैयारी करते हैं। तो पेपर 2 की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये है हमारा पेपर 2। पेपर 2 में 3 भाग स्पष्टतः दिखता है यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार। पहला है हिस्ट्री एंड कल्चर। तो पहले तो आपको हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें एक शब्द और लिखा है, वो लिखा है हेरिटेज। ये बड़ा ही गंभीर शब्द है, हेरिटेज। तो हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया ये लिखा हुआ है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगा। तो हिस्ट्री एक बड़ा पार्ट हो जाता है, और हिस्ट्री में कम से कम आपको 150 घंटे तो हिस्ट्री पढ़ने में लगते हैं। हिस्ट्री काफी लेंदी हो जाता है यूपीएससी के लिए। और पीटी में भी 15-18 प्रश्न आएंगे, मेंस में भी 100 नंबर के प्रश्न, 80 से 100 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये जो है ना, ये एक महत्वपूर्ण विषय होगा। तो हमारे कोर्स का जो प्रारंभ हो रहा है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से हो रहा है। 11:30 से लेकर के हम आपको पढ़ाएंगे। 2 सेशन रखा गया है, एक तो 11:30 वाला सेशन है, दूसरा 2 बजे वाला सेशन है। तो 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक जो आपको हम पढ़ाएंगे वो ज्योग्राफी होगा, और फिर रजनीश राज सर के द्वारा हिस्ट्री करवाया जाएगा, ताकि हम लोग पेपर 1 से ही प्रारंभ करें। आपके सिलेबस को हमने यूपीएससी के गजेटियर के अनुसार ही कंस्ट्रक्ट किया है, और इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर सेकंड सेशन में रजनीश राज जी के साथ होगा। और इसी के यहीं पे आता है इंडियन सोसाइटी भी, जो कि जिसमें सोशियोलॉजी में धर्मेंद्र जी हैं, और थर्ड है आपका ज्योग्राफी, जिसमें आपको हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये जो 3 पार्ट है ना, ये पेपर 1 कहलाता है। अब इस पेपर 1 में अगर आप जाओगे तो इंडियन सोसाइटी का बहुत सारा पार्ट है, वो हिस्ट्री से भी और ज्योग्राफी से भी ओवरलैप करता है। तो इसकी तैयारी दोनों के साथ भी हो जाती है, और इंडियन सोसाइटी को अलग से भी, इसके लिए अलग से भी लगभग 100 to 120 आवर्स का क्लास करवाया जाएगा, ताकि आप निबंध में भी बहुत मजबूत बनो और आप सामाजिक मुद्दों को भी लिखने की प्रतिभा आप में जन्म ले। तो हमारा कोर्स कैसे प्रारंभ हो रहा है? हमारा कोर्स प्रारंभ हो रहा है कि हिस्ट्री एंड कल्चर और ज्योग्राफी के साथ बैच शुरू होगा। मॉर्निंग सेशन में ज्योग्राफी, आधे घंटे के ब्रेक के बाद आपका हिस्ट्री। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है। मुझे आशा है कि आप इस स्ट्रेटजी के साथ ही काम करोगे। पेपर 1 निबंध से शुरू नहीं करना है, पेपर 2 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जीएस का ये पेपर 1 ही है समझो। तो ये हमारा स्ट्रेटजी होगा। अब पेपर 3 में क्या है, पेपर 4 में क्या है, ये हम बाद की क्लासेस में बात करेंगे। लेकिन हमारा अब जो स्ट्रेटजी है पिछले अगले 2 महीने का, वो यही स्ट्रेटजी है कि हम आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में और इंडियन सोसाइटी में आपको ट्रेन करेंगे, क्योंकि ये किसी भी जीएस का आधार होता है। अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री कर लिए तो पीटी का आपका कम से कम 40 क्वेश्चन तक तो सॉल्व हो ही जाएगा, और 60 ही तो रह जाता है बाकी सिलेबस के लिए। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री को लेंदी भी माना जाता है, तो पहले हम लोग यही अटैक करते हैं। जो सबसे बड़ा जो पहाड़ है ना, पहले उसी को तोड़ देते हैं। तो जब पहाड़ टूट जाएंगे तो छोटी छोटी पहाड़ियां तो फिर बिखर ही जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले पहाड़ तोड़ने का ही काम करेंगे, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही शुरू करेंगे। न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, बात करते रहेंगे आपसे। अभी इन चीजों से थोड़ा बचिए और यूपीएससी के सिलेबस पे आते हैं और इसका एक एनालिसिस करते हैं। यूपीएससी के सिलेबस पर मैंने आपको थोड़ा सा तो बताया कि भाई मुख्य परीक्षा से शुरू करते हैं, और यूपीएससी के 3 चरण हैं। यूपीएससी के सिलेबस में यूपीएससी के बारे में कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो यूपीएससी में 3 चरण हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो पहली बार यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं और समझने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यूपीएससी में क्या होगा। तो सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, वो स्टेज 1 है। तो स्टेज 1 में जब आप जाओगे तो आपको फिर देखो, हम आपके लिए बनाते हैं कि स्टेज 1 क्या है। तो स्टेज 1 वही है जो आप पीटी समझते हो। पीटी में एक होगा आपका जनरल स्टडीज का पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर है, और एक पेपर होगा सीसेट का, एक सीसेट का पेपर होता है। जनरल स्टडीज में 100 प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन की संख्या 100 होगी, और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का
200 मार्क्स का ये पेपर होगा। और सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग है, सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग है। सीसेट में आपको 33% मार्क्स लाने हैं, यानी सीसेट में अगर आप 66 नंबर ले आए 200 में तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब पहले जनरल स्टडीज की संरचना को ही समझते हैं कि जनरल स्टडीज में जो प्रश्न आएंगे उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनरल स्टडीज में मुख्य रूप से 6 सेक्शन होता है, और 6 सेक्शन को अगर हम यहां दर्शाना चाहें तो एक तो वही आपका हिस्ट्री होगा, एक आपका ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट होगा, एक आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, एक आपका इंडियन इकोनॉमी होगा, इंडियन इकोनॉमी होगा, फिर एक होगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और एक सेक्शन रहता है आपका करंट अफेयर्स का। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेक्शन होंगे आपके पीटी के एग्जामिनेशन में। और ये जो 6 सेक्शन है इसमें हिस्ट्री से 15 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। डिपेंड करता है कि कई वर्षों में आप देखोगे कि प्रश्नों की संख्या 2-4 बढ़ भी जाती है, 2-4 घट भी जाती है, लेकिन 15 से 18 पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को मिलाकर के लगभग 30 से 35 प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। जनरल साइंस एंड टेक से इसमें कई बार ज्यादा भी 45 क्वेश्चंस तक भी दिखा है, जैसे 2014, 15, 16 के वर्षों में। और कई बार आपको दिखता है कि ये घट भी जाता है, 25 प्रश्न भी इसमें से आने लगते हैं। अब एग्रीकल्चर, लोग कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे पीटी में प्रश्न आया, तो एग्रीकल्चर कोई ज्योग्राफी से अलग विषय नहीं हो सकता है। जब आप वर्षा और मिट्टी और मृदा के तत्व ये सब पढ़ने लगोगे ना, और क्रॉपिंग और क्रॉप पैटर्न और क्रॉप इंटेंसिटी और शस्य गहनता और शस्य संयोजकता, तब आप समझ जाओगे कि यही है, वो ज्योग्राफी का पार्ट बन जाता है। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम 15 क्वेश्चन मान लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी में भी हम लगभग 15 क्वेश्चन मान लेते हैं। ये इसमें भी वेरिएशन है 15 से 20 क्वेश्चन का। और करंट तो एक बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल सा है कि करंट में कई बार तो 40-50 प्रश्न तक भी पूछे गए, बाकी सब्जेक्ट कम हो जाते हैं और 40-50 प्रश्न तक करंट में चले जाते हैं। और कई बार तो इसमें एवरेज इससे भी 15 प्रश्न पूछा जाता है, यानी अगर आप देखोगे लगभग तो 15 इंटू 6, 15 इंटू 6, 90, और 10 प्रश्न ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को मिलाकर के एक्स्ट्रा रहता है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है, उसका भी जो पीटी होगा वो यही आईएएस के पीटी के द्वारा ही वो लोग क्वालिफाई करते हैं। तो इसलिए 10 प्रश्न का यहाँ पर एनवायरमेंट में एक्स्ट्रा बल दिया हुआ रहता है। तो ये है हमारा पीटी का कॉन्फ़िगरेशन। पीटी में यही सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। हम लोग इसको पूरे दल बल से आए हुए हैं और हम लोग इसको पढ़ाएंगे। सीसेट में आप देखो तो सिर्फ 66 मार्क्स हैं। राकेश यादव जी और उनकी टीम यहाँ पर काम कर रही है और उनका अपना क्रेडेंशियल है, तो ये सीसेट की चिंता नहीं करनी है आपको। सीसेट में होगा क्या? सीसेट में होगा आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट, आपके रीजनिंग का टेस्ट, आपके न्यूमेरिकल का टेस्ट, आपके मैथमेटिकल एबिलिटी का टेस्ट, आप कितना गणित बनाते हो, अंक गणितीय अभिरुचि कितनी है, तो रीजनिंग पावर कितना है आपके अंदर में, ये सब यहाँ पर आता है। अब इसमें एक और चीज आता है कि भाई कॉम्प्रिहेंशन भी पूछता है, तो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होंगे, उससे संबंधित प्रश्न होंगे, उसका उत्तर भी आपको लिखना होता है, तो कॉम्प्रिहेंशन का एक पार्ट होता है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन करना है। एक इसमें छोटा मोटा एक सेक्शन और होता है डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो डिसीजन मेकिंग का। तो ये सीसेट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पेपर है, लेकिन आपको चूंकि सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसलिए इसे बहुत डरने की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि इसमें बहुत हायर लेवल मैथमेटिक्स का पूछा जाता है। जो बच्चे एसएससी और वन डेयर का एग्जामिनेशन देते हैं, वो बच्चे तो इसमें बड़े आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं है। अब हम चलते हैं स्टेज 2 के ऊपर में। तो स्टेज 2 में हमारा है, स्टेज 2 में हमारा मेंस आएगा। स्टेज 2 में हमारा मेंस आएगा, इसको कहते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा का मतलब ही है मुख्य, यानी मुख्य परीक्षा में आप जितने मार्क्स लाओगे उसी के आधार पर आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हो। पीटी तो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो पीटी क्वालिफाई करने के बाद उसके मार्क्स का आईएएस के चयन में कोई रोल नहीं होता है। और आप ये मेंस वाले में आओ, तो मेंस में इसका सबसे पहला है
एसे का पेपर जो मैंने आपको बताया, इसको GS1 लोग कहते हैं, एसे का निबंध का पेपर। फिर GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये 4 पेपर जनरल स्टडीज कहलाता है। ये जनरल स्टडीज का पेपर है, ये जनरल स्टडीज का पेपर है। आपको हम जल्दी जल्दी बता दें इन चीजों को। P1, P2, P3, P4 4 पेपर है। P1 की संरचना मैंने आपको बता दी कि इसमें इतिहास, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी होता है। तो ये भी 250 नंबर का होगा, यानी 1000 नंबर का ऐसे है। 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का ऐसे है, और 1000 मार्क्स का है ये मेंस का पेपर। तो पेपर 1 हो गया, सारे 250 नंबर के हैं। पेपर 2 में आप आओ तो इसमें इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्ट आएगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तीसरा पार्ट आएगा इंडियन सोशल सिस्टम भी इसमें आ जाएगा, या और इसमें आएगा वो जियो पॉलिटिक्स का भी कुछ क्वेश्चन आता है। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें पेपर 2 में एक इंपॉर्टेंट विषय है। एक तो मैंने बताया IR है, इंडियन गवर्नेंस का एक सिस्टम इसमें है, गवर्नेंस इसमें आएगा। गवर्नेंस है, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन सोसाइटी का भी इसमें आएगा, और जियो पॉलिटिक्स का आएगा। इतना ही है, इतना ही है, ये इतना पेपर 2 में आएगा। और पेपर 3 में आप आओगे तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आएगा, इन्वायरमेंटल का पार्ट आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, और इसमें क्रॉपिंग पैटर्न यानी एग्रीकल्चर का भी पार्ट आएगा, जो हम लोग ज्योग्राफी में ही कवर कर लेंगे। और इसमें फिर आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट, इंडस्ट्री का पार्ट भी आएगा। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे तो पेपर 3 सबसे बड़ा सिलेबस बनाता है। पेपर 3 बहुत बड़ा सिलेबस है। तो ये इस सिलेबस से थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ता है पेपर 3 के लिए। कई इसमें विषय आ रहे हैं ना, इन्वायरमेंट भी आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी आ रहा है, इसमें ज्योग्राफी भी आ रहा है, इसमें और भी डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण हो रहा है विषय हमारा। पेपर 4 बहुत ही आसान है, इथिक्स का पेपर है ये, और इथिक्स के पेपर में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। इसमें पेपर 4 का एक निष्कर्ष है कि इसमें जितना थ्योरेटिकली आप पढ़ोगे उतना नुकसान होगा आपको। ये बहुत ही व्यवहारिक सा पेपर है, इसमें फिलोसफर्स भी हैं, इसमें आपको अपनी जो सत्यनिष्ठा, मौलिकता, नैतिकता के जो विषय होते हैं उनको पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। तो ये पेपर 4 सरल है। इस पेपर 4 की तैयारी के लिए 30 दिन काफ़ी है। 30 दिन तैयारी में यहाँ लगेगा, इसमें आपको कम से कम 3 महीना लगेगा। ये तो पेपर 3 है, इसमें 90 दिन का कोर्स लगता है। और पेपर 2 भी आपको कम से कम तो 60-70 दिन इसमें भी लगता है, और पेपर 1 जो है ना, इसमें भी 90 दिन का लगता है। तो कुल मिलाकर के ये 9 महीने का हमारा कोर्स होगा मेंस का। और मेंस में एक और है आपका वैकल्पिक विषय, जो आप वैकल्पिक विषय होगा, ऑप्शनल जिसको कहते हो आप। तो ऑप्शनल तो आप अपने अभिरुचि के अनुसार लोगे, और ये 500 नंबर का ऑप्शनल होता है। 500 मार्क्स का ये ऑप्शनल होगा, और 500 मार्क्स बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप कैसा वैकल्पिक विषय ले रहे हो। वैकल्पिक विषय लेने का 3 आधार होना चाहिए। पहला, ऐसा वैकल्पिक विषय लो जो कि इन सारे पेपर्स में आपको मदद करे, निबंध में भी मदद करे, पेपर 1, 2, 3, 4 में भी मदद करे। ऐसा वैकल्पिक विषय अगर हो तो बहुत बढ़िया है। दूसरा क्या होना चाहिए कि वैकल्पिक विषय में आपकी अभिरुचि हो। तीसरा, उसका एग्जामिनेशन में मार्क्स ज़्यादा आता हो। चौथा, कि उस वैकल्पिक विषय का स्ट्रक्चर बनता हो, उसकी एक संरचना हो, उसमें जब भी आप उत्तर लिखने जाओ तो आपको भावात्मक उत्तर न लिखना हो, आपको कहीं ना कहीं उसमें वस्तुनिष्ठ चीज़ें याद आने लगे। जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं, मान लो आपसे कोई पूछता है कि कामायनी में छायावाद की प्रवृत्तियां कैसी है, और छायावाद का हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव है। तो एक भावात्मक प्रश्न है। वहीं अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में वर्षा के वितरण को दर्शाएं, या भारत के वनस्पति क्षेत्र को दर्शाएं, तो इस तरह का अगर प्रश्न होता है तो उसमें ये साफ होता है कि भाई कहाँ कहाँ एक मैप बना करके क्या क्या फैक्ट्स हमको डालने हैं।
तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो संरचनात्मक होते हैं। तो संरचनात्मक विषय का ये होता है कि उसमें आप कहीं ना कहीं ज्यादा नंबर लेकर के आ जाते हो। जैसे मैथमेटिक्स बहुत संरचनात्मक है, फिजिक्स संरचनात्मक है। जो साइंस की तरफ ओरिएंटेड विषय है ना वो संरचनात्मक होते हैं, उनमें नंबर ज्यादा आते हैं। पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय हैं, ज्योग्राफी जैसे विषय हैं, ये सभी संरचनात्मक हैं। पवेट जैसे विषय हैं, अच्छी संरचना बनती है इनके आंसर राइटिंग में। तो आपको ध्यान रखना है वैकल्पिक विषय लेते समय कि आप इनका इंग्लिश में प्लीज लिख रहे हैं आप। इंग्लिश में हमारा 20 नवंबर से बैच शुरू होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोली जाएगी। आप परेशान ना हो, आप इंग्लिश वाले बैच को ज्वाइन करिए। पॉलिटिकल साइंस भी एक बहुत अच्छा विषय है, ज्योग्राफी भी अच्छा, लॉ भी बहुत अच्छा विषय है। अगर आप लॉ के विषय में पूछते हो तो मुझे लगता है कि लॉ बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि लॉ में भी आपको तो वो पूरे आर्टिकल्स और उसके जो प्रोविजंस हैं, उसके जो क्लॉज हैं, उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना होता है, केस स्टडीज लिखना होता है। तो लॉ भी एक सक्सेसफुल है। जूलॉजी अच्छा है, बॉटनी भी अच्छा है। अब आपको देखना होगा कि यूपीएससी के ट्रेंड में कौन सा विषय अच्छा कर रहा है, और मोर आपको अपनी अभिरुचि देखनी होती है। यहाँ हिंदी मीडियम में अगर आपने एडमिशन लिया है, आप चाहते हो कि इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाएं, तो आपको पूरी सुविधा मिलेगी। ज्योग्राफी इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट एज ऑप्शनल। आप बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। ये 21-22 ये जो हमारा बैच होगा, ये 2021 और 22 के लिए ही है, बल्कि एक फाउंडेशन बैच है। ये कोई टारगेट बैच नहीं है कि इसी वर्ष के लिए ऐसा कुछ करवाया जा रहा है। एक फाउंडेशन बैच है, और इस बैच में हम लोग आपको हर सप्ताह में करंट अफेयर का एक टॉपिक देंगे, एक क्लास देंगे, रादर एक क्लास देंगे, और उसका पीडीएफ मटेरियल भी देंगे। और संडे को एक छोटा एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाएंगे आपका। पहले एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल लेवल का होगा, फिर धीरे धीरे करके उसको जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो उसकी हम आगे उसका जो क्वालिटी होता है उसको इम्प्रूव करते चले जाएंगे यूपीएससी के अनुसार। लेकिन शुरू के जो टेस्ट होंगे वो बड़े सिंपल से होंगे। आपको डिस्करेज नहीं करना है, आप बिल्कुल नए आए हो इस फील्ड में। हिस्ट्री ऑप्शनल भी अच्छा है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश के पीसीएस में भी एग्रीकल्चर ऑप्शन अच्छा कर रहा है, पवेट भी अच्छा है। ये ऑप्शनल पे जब हम बात करेंगे ना, तो मैंने कहा कि सभी ऑप्शनल अच्छे होते हैं, आपको बस वही 5 क्राइटेरिया बस अपनाना है ऑप्शनल के चयन में। आप देखो कि ए से जनरल स्टडीज के 4 पेपर और वैकल्पिक विषय, ये 500, 1500, 1750, ये 1750 नंबर का आपका मेंस होता है। अब एक रहस्य बताते हैं आपको। अगर ये 1750 नंबर में अगर कोई व्यक्ति 1000 नंबर ले आता है तो आईएएस के लिए क्वालिफाई करता है, वो आईएएस बन जाता है। वो 1000 नंबर लाने की आवश्यकता है। अब कहना तो आसान था 1000 नंबर लाने की आवश्यकता है, लेकिन इतना सरल भी नहीं। अगर सरल होता तो सारे बच्चे लाए होते। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक कठिन टास्क है। 1750 में 900 नंबर लाना भी एक कठिन टास्क होता है, यानी 50% नंबर लाना भी कठिन टास्क है। और 50% नंबर भी अगर आप लाओगे 1750 में, तब भी आप आईएएस क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसे की क्लास भी करवाई जाएगी, प्रश्न आप पूछ रहे हैं, ऐसे की क्लास भी करवाई जाएगी। इंटरव्यू पे आ रहे हैं, कितने मार्क्स का होता है हम आपको बताते हैं। अब देखो ये जो मुख्य परीक्षा है ना, इसमें ही आपको परफॉर्म करना है। इसमें भी एक स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करनी है मुझे, कि जो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि ऐसे वाले पेपर को इग्नोर करते हैं, निबंध वाले पेपर को इग्नोर करते हैं। अच्छा नहीं है, निबंध में 140, 160 तक नंबर आते हैं। और आप देखोगे इस बार जो आईएएस रैंक 1 है, आईएएस रैंक 5 है, ये सब 140 प्लस नंबर लाए हुए लोग हैं। तो हायर रैंक्स को लाने के लिए निबंध में बहुत अच्छा नंबर लाना होता है। और निबंध के लिए क्या चाहिए, आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। आपको निबंध में फैक्ट्स भी लिखने होते हैं, छोटे मोटे डायग्राम्स भी बनाने होते हैं। कई महान लोगों की जो वक्रोक्तियां होती है, जो उनके जो डिक्टम्स होते हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके जो कथन होते हैं, उसको भी लिखना होता है। बहुत सारे केस स्टडीज लिखने होते हैं। निबंध के विषय में स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी इतना प्रश्न मत पूछो, आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। हम लोग क्या करेंगे कि आपका जैसे जो भी टीचर होंगे वो वीक में एक बार एक क्लास में जरूर डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, और आप अपना डाउट्स को टाइप करोगे, वो टीचर पढ़ करके उसको बोलेंगे, उसका समाधान मिलेगा। आप तो ये हमारा दूसरा, मैंने आपको बताया कि ऐसे निबंध वाले पेपर में आपको अच्छा करना है, 140 प्लस मार्क्स लाना है। अब आप वैकल्पिक में आओ,
तो ये 500 मार्क्स का वैकल्पिक विषय है। इसमें कुछ विषय तो 340 तक नंबर देता है और कुछ विषय 140 तक देता है। तो ये आपको जज करना होगा कि कौन से विषय हैं जहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और वही बात बार बार कहनी पड़ रही है आपसे कि अभिरुचि बहुत जरूरी है। हिंदी साहित्य का एक नुकसान ये होगा कि हिंदी साहित्य का जीएस में कहीं कोई रोल नहीं होता है, और हिंदी क्वालिफाइंग है एज ए पेपर, तो उसका कोई रोल नहीं होता है। दूसरा ये है कि आप इंटरव्यू में जाओगे और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहोगे तो कोई बहुत बड़ा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होता है और बहुत अच्छा मार्क्स इंटरव्यू में नहीं मिलता है। तो हिंदी साहित्य में मान लो कि अगर 10-20 नंबर एक्स्ट्रा आपके मुख्य परीक्षा में आ भी गया, तब भी उसका नुकसान जीएस में 100 नंबर का नुकसान आप सेटबैक ले रहे हो, और आप इंटरव्यू में भी 10-20-30 नंबर पीछे चल रहे हो। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये अच्छा नहीं है। विगत कई वर्षों में कुछ प्रचार माध्यम से ऐसा कुछ हो गया कि सारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य ले रहे हैं, और उसके कारण कुछ रिजल्ट्स भी दिखते हैं, कुछ रिजल्ट्स भी उसमें दिखते हैं। लेकिन ये जो हिंदी साहित्य से विद्यार्थी आईएएस में या पीसीएस में सफल हुए हैं, उनके बैकग्राउंड में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि उनका 2 ऑप्शनल कभी रहा होगा, या उनके ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य नहीं रहा होगा, और उनका कहीं न कहीं इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस इस तरह के विषयों पे जबरदस्त पकड़ बनी हुई होगी, और साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे, तभी वो अच्छा कर पाते हैं। एक कॉमन लड़का उठता है और हिंदी साहित्य ले लेता है तो उसके हित में तो बिल्कुल नहीं है ये। हम किसी विषय के अगेंस्ट नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सच है वो बताना पड़ेगा आपको। तो ये वैकल्पिक विषय 500 मार्क्स का, इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर, दोनों पेपर 250 मार्क्स के हैं, 250 नंबर का 2 पेपर होता है, 2 सेशन में होगा। और अब जो वैकल्पिक विषयों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न कहीं से भी बड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अब नहीं है, वो सारे प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं या संक्षिप्त प्रश्न आते हैं। अब पहले का जो युग था जिसमें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे, वहां पर हिंदी माध्यम के छात्र बहुत अच्छा करते थे, क्योंकि वो निबंधात्मक लिखने में बड़े प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं वो। लेकिन जहां आता है कि चलो अब बड़ा प्रश्न लिखना है, अब पूरे 3 घंटे के पेपर में आपको 15 से 20 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। 15 से 20 प्रश्न को, पहले 5 प्रश्न लिखना होता था, अब 20 प्रश्न लिखने आ रहे हैं। तो ये 20 प्रश्नों के लिए टाइम का मैनेजमेंट कैसे होगा, उन प्रश्नों में क्या मूल बातें हैं, मुख्य बिंदु क्या है, उनको कैसे लिखा जाए, तो हैंडराइटिंग कैसे बनेगी, तो डायग्राम कैसे प्लेस किया जाएगा, तो कैसे मानचित्र के द्वारा ही चीजों को प्रदर्शित कर दें। ये जीएस के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, कोई विषय के विषय में नहीं कर रहे हैं। ऑप्शनल में भी ऐसे ही हो रहा है कि ऑप्शनल में भी हम 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर छोटे छोटे 20 प्रश्न आ गए पेपर 1 में आपको लिखने हैं, तो 20 प्रश्न को 3 घंटे के टाइम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उसमें कैसे लिखना है। तो ये एक चैलेंज आ गया है। और हिंदी जब हम लोग लिखते हैं तो हिंदी को कैसे फास्ट लिखा जाए, हिंदी की भाषा को कैसे संस्कृत निष्ठ कर दिया जाए, कैसे समास और संधियों का थोड़ा छोटा सा प्रयोग किया जाए, जिससे कि भाषा भी सुदृढ़ और पूरी गठित गठित भाषा बन जाए। और अगर आपकी भाषा सुदृढ़ और गठित हो जाती है तो फिर आप बहुत अच्छा कर पाओगे। कॉमर्स बहुत अच्छा विषय है। कॉमर्स को लेकर के मेरा अच्छा ओपिनियन है और एक ऑप्शनल के रूप में बहुत अच्छा है। तो ये आप वैकल्पिक विषय के लिए स्वतंत्र हो। मैंने वैकल्पिक विषय में 2 चीजों को पॉइंट आउट किया है जो आपको समझना है कि अब इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आते, निबंधात्मक प्रश्न नहीं आते हैं, अब ये सब छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। और छोटे प्रश्नों को लिखना एक अलग आर्ट है, और हाउ टू राइट ए ग्रेट आंसर, इस पे हम बात करेंगे। मुख्य परीक्षा पे हम कई वीडियो बना करके आपके चैनल पे हम डालते रहेंगे, आप इसको देखते रहना कि कैसे कैसे आंसर लिखा जाता है। हमारे सभी शिक्षक आपको आंसर राइटिंग में भी ट्रेन करेंगे। तो अपने अपने विषय के सब अच्छे योग्य व्यक्ति हैं। तो ये अब तीसरे स्टेज में चलते हैं। तो तीसरा स्टेज है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू एक पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें चेयरमैन बैठे होंगे और उनके दाईं तरफ और बाईं तरफ कई बार 4 लोग होते हैं, 2-2 5 लोगों की टीम होती है। और ये टीम डिपेंड करती है, कई बार ये 6 लोगों की टीम भी होती है, 5 लोगों की टीम भी होती है। अभी 5 लोगों का बोर्ड चल रहा है। तो ये जो चेयरमैन होंगे वो बीच में होंगे। आप अंदर इंटर करते हो
तो आपको अभिवादन चेयरमैन के साथ सबको करना होता है, वहीं से आपका पर्सनैलिटी टेस्ट प्रारंभ हो जाता है। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, आप घबराए हुए तो नहीं हो, आप संदेह वाले जोन में तो नहीं हो, आप कांप तो नहीं रहे हो, इन सब चीज़ों को लोग ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य आपको डराना नहीं होता है। आपके अंदर का जो बेस्ट है, जो सबसे बेहतरीन एलिमेंट है आपके अंदर का, उसको वो उभारने की कोशिश करते हैं। तो आप पहले बैठोगे, फिर आपको चाय पानी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अच्छे शब्दों से आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा ताकि आप कूल डाउन हो जाओ, काम डाउन हो जाओ। तो जब आप शांत हो जाते हो, तब आपसे लोग धीरे धीरे करके प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो आपके बायोडेटा से ही प्रश्न पूछेंगे, आपके गांव से, घर से, आपका जो विषय रहा हो, आपके पिता, आप देश की छोटी मोटी बातें, विदेश की एक दो छोटी सी बात जो चल रही हो अखबार में, वहीं से शुरू करते हैं। तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आपके नॉलेज के टेस्ट के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट भी होता है। आपने सीसेट में और इथिक्स के पेपर में अपना जो टेस्ट न्यूमेरिकली दिया, अरिथमेटिकली दिया, जो आपने लिख करके दिया है, समझो कि उसी का टेस्ट होने वाला है। आपका चिंतन कैसा है, आपकी भावना कैसी है, आपकी राष्ट्र भावना कैसी है, आपकी गरीबों के प्रति कैसी भावना है, आप कैसे इंसान हो, ये सब टेस्ट वहां पर हो रहा है। और नॉलेज का टेस्ट बहुत ही कम होता है। जबकि पीसीएस के बोर्ड में अगर आप जाओगे तो पीसीएस अधिकारी क्या होते हैं, वो तो एसडीएम होते हैं, वो न तो क्लर्क हैं, न तो बड़े ऑफिसर हैं, बीच वाले हैं, डीएसपी साहब हैं। तो वो न तो आईपीएस अधिकारी ही हैं, न वो थाने के थानेदार हैं, वो बीच बीच वाली दशा में है। तो ये बीच वाली दशा में जो होते हैं, उनको थोड़ा एनालिटिकल भी होना पड़ता है और थोड़ा फैक्चुअल भी होना पड़ता है। वो ट्रांजिशनल वाले होते हैं। तो आप देखोगे कि पीसीएस के एग्जामिनेशन में फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जाते हैं और एनालिटिकल भी, एक छोटे स्तर के एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पीसीएस वाले में। फिर आप देखोगे कि जो पीसीएस का इंटरव्यू होता है वो 15 मिनट का होता है या 17 मिनट का होता है, कई बार तो 5-7 मिनट में ही पूरी हो जाती है इंटरव्यू। लेकिन आईएएस का जो एग्जाम होता है वो कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट तक चलता है, क्योंकि एक व्यक्ति को जज करने के लिए कम से कम 30 से 40 मिनट आवश्यक है। और पीसीएस में 15 से 17 मिनट में जो प्रश्न पूछे भी जाते हैं, उसमें भी कई बार फैक्चुअल बेसिस होता है। इतिहास के प्रश्न ज़्यादातर लोग पूछ लेते हैं या भूगोल से ही प्रश्न पूछ लेते हैं, क्योंकि मूल विषय तो कहीं ना कहीं ज्ञान में आप जाओगे तो इतिहास, भूगोल, संविधान और यही सब होने लगता है। अर्थव्यवस्था के कुछ प्रश्न होते हैं। तो ये जो प्रश्नावली होते हैं पीसीएस में वो थोड़े फैक्चुअल होंगे, लेकिन आप आईएएस का इंटरव्यू देने जाओगे तो फिर आपका ओपिनियन क्या है, आपका विश्लेषण कैसा है, आपकी तार्किक बुद्धि कैसी है, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को, कैसी आपका आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, इन्हीं बातों का टेस्ट लिया जाता है। तो ये आपको समझना है कि भाई इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क्स लाए। इंटरव्यू में देखो रैंक 5 है, उसका मार्क्स है लगभग 204 के आसपास उसका नंबर है। और जो रैंक 1 है प्रदीप कुमार हरियाणा से, उनका मेंस में जो प्रदीप कुमार ने इतना ज्यादा नंबर लाया, इसे कारण इनका रैंक 1 हो गया। नहीं तो इंटरव्यू में अगर इनको 50 नंबर और आया होता, ये तो बड़े मार्जिन से रैंक 1 बनने वाले थे, कि मेंस में इनको नंबर बहुत ज्यादा आया। तो ये बात, इस बात को सत्यापित कर रहा है ये तथ्य कि मेंस की परीक्षा, जो लिखित परीक्षा है, उसमें जबरदस्त परफॉर्म करना है। और उसमें अगर जबरदस्त परफॉर्म करोगे और इंटरव्यू में 50 नंबर कम भी है किसी से, तब भी आप रैंक 1 ला सकते हो। तो मेंस में आपको सबसे ज्यादा तैयारी करनी होती है। मेंस में जो बच्चा बहुत तैयारी करेगा, वही बच्चा पीटी भी क्वालिफाई करता है, वही बच्चा इंटरव्यू में भी अच्छा कर पाता है। तो मेंस के सिलेबस का एक वाइड कवरेज देना है, हम लोगों को भी देना है। और हम लोग पीटी में जो भी संभावित प्रश्न होंगे उसको मेंस के कोर्स के साथ साथ ही उसकी व्याख्या करते रहते हैं। और मेंस के टेस्ट के साथ साथ आपको पीटी का भी टेस्ट शुरू से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो मेंस और पीटी को सेपरेट ना करके हम लोग इंटीग्रेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव, एक अच्छा फाउंडेशन के साथ इसकी तैयारी करवाएंगे। और आप उसमें भाग लो। मैथिली साहित्य का जहां तक बात है, तो साहित्य को आईएएस के विषय के रूप में लेना, मैथिली साहित्य में हो सकता है कि 20 नंबर आपको ज्यादा आ जाए, अन्य विषय से हो सकता है कि आपको नंबर ज्यादा मिल जाए, लेकिन उसका नुकसान बहुत है। उसका नुकसान कहीं ना कहीं जीएस के पेपर में होगा, कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाकर के हो जाता है। तो ये डैमेज कंट्रोल करो और कोशिश करो कि ऐसा ऑप्शनल लें जिससे कि आप जीएस में भी कवर करो और आप उधर इंटरव्यू भी अच्छा कर पाओ। प्रदीप कुमार का मैंने केस स्टडी बताया, तो आप देखो कि 6 साल 7 साल
करोल बाग में रह करके और गहन अध्ययन से ये बात बनती है। कुछ सीरियस बात करनी है आपसे। आप लोग जो रहते हो दूर रहते हो हम लोगों से, और सिर्फ ये माध्यम से देख पाते हो, मोबाइल में या लैपटॉप में देख पाते हो, तो कई बार हमारा और आपका जो आपका रिस्पेक्ट मेरे प्रति है या प्रेम है नहीं पहुंच पाता। कई बार हमारी भावनाएं भी आप तक नहीं पहुंच पाती है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शब्द है जो आप तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। और हमारे आज आज की जो मूल भावना है वो ये है कि आप लोग अब पढ़ाई शुरू कर दो, और आज से ही आपका टेबल लैंप, आपका जो भी लाइट का व्यवस्था है, आपका टेबल, आपका बेडशीट, आपकी किताब का रैक, सब साफ सुथरा करके और आज अपना सीट पकड़ लेना है और एक प्रॉपर रूटीन बनाना है बच्चों। एक जब तक रूटीन नहीं बनाओगे, उस रूटीन के अनुसार काम नहीं करोगे, तब तक आप अच्छा नहीं कर पाओगे। और आईएएस में बहुत ही, पीसीएस में बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए, बहुत अनुशासन चाहिए। ये बाकी एग्जामिनेशन से बिल्कुल अलग है कि बाकी एग्जामिनेशन तो एक तरह का फन है कि आपने दिन में 5-10 मैथ्स बना लिया, 10-20 रीजनिंग सॉल्व कर लिया, 2-4 अंग्रेजी के शब्द रट लिए तो आपकी तैयारी हो रही है। आईएएस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको कम से कम 2 घंटा ज्योग्राफी का क्लास करना है तो 2 घंटा हिस्ट्री का क्लास करना है। इसके बाद 2 से 4 घंटे तक आपको इन दोनों को पढ़ना भी है। यानी कम से कम 8 घंटे का समय, 10 घंटे का समय आपको आईएएस की तैयारी में, पीसीएस की तैयारी में लगाना ही होगा। और जब तक ये 10 घंटा और 8 घंटा आपके पास नहीं है पढ़ने को, 4 घंटा आप हमसे पढ़ लिए और 4-5 घंटा आपका स्वाध्याय होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर बाकी सब ऐसे ही कथा कहानी है कि हम भी तैयारी कर रहे हैं और कोई रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आएगा। एक और भी आपको हम बात आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि आप जब भी ये तैयारी करोगे तो तैयारी में गैप नहीं आना चाहिए। अगर आप गैप कर दोगे ना तो आपका जो भी पीछे का सब कुछ पढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। मान लो आप तैयारी कर रहे हो, बीच में आपके बड़े भाई की शादी तय हो गई, तो शादी तो बड़े भाई की तय हुई है ना, तुम क्यों नाच रहे हो और तुम अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? तुम अपना क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? एक बहुत गहरी बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको इस तरह के जो सोशल इवेंट होते हैं या जो भी इस तरह की बातें हो जाती है फैमिली के अंदर में, तो वो वहाँ आपको कहीं ना कहीं रुकना होता है। और आपको उसमें से भी आपको 5 घंटे का टाइम, 8 घंटा 10 घंटा नहीं निकल रहा है तो 4 घंटे का टाइम निकालना पड़ता है और आपको पढ़ना पड़ता है। एक अंतिम बात आपको समझानी है, फिर हम ज्योग्राफी पे आएंगे और ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और कोशिश करते हैं कि कुछ आपको बताया भी जाए, क्योंकि शुरू करना है और बहुत कम समय में हम लोगों को बहुत कुछ करना है आपके साथ। देखो, एनसीईआरटी की बड़ी महत्ता है। आईएएस में, पीसीएस में एनसीईआरटी की बड़ी महत्ता है। और एनसीईआरटी किसने लिखा? एनसीईआरटी इस देश के सबसे महान विद्वानों ने, शिक्षकों ने, उनके ग्रुप ने, उनके समूह ने लिखा है। तो एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। और एनसीईआरटी कैसे लिखा जाता है उसका भी एक तरीका आपको बताते हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो कि आईएएस बहुत सारे विद्वानों के, बड़े विद्वानों की किताबें होती है, उन्हीं किताबों से निकाल करके जो उनके मूल एलिमेंट्स होते हैं उसको एनसीईआरटी अपने किताबों में डाल देती है। तो ये जो मूल किताबें होती है, बड़े विद्वानों की किताबें होती है, उनका सार तत्व कहीं न कहीं, सारांश ही सही, उसका जिस्ट जो होता है वो कहीं न कहीं आपके एनसीईआरटी में आ जाता है। और अगर एनसीईआरटी में ये चीज़ें आ गई तो आप उसको अगर पढ़ते हो तो आज भी यूपीएससी में 30% प्रश्न, आज भी हिस्ट्री का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो 8 प्रश्न तो एनसीईआरटी से कनेक्ट हो ही रहे हैं, जो शब्द ही एनसीईआरटी से निकल करके आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। अब ये समझो कि एनसीईआरटी तो हमें पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, उसके पढ़ने का तरीका क्या होगा, उसके पढ़ने का मेथड्स क्या है। तो कोई भी आईएएस का बैच शुरू होता है तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने कहते हैं। अब साथ ही उसके साथ एनसीईआरटी के पढ़ने के मेथड पर भी बात करते हैं। तो प्लीज इस मेथड को समझो। और ये हमारा आज का सबसे क्रूशियल सेशन है, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी की जा रही है आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जीएस का कॉन्फ़िगरेशन ये सब जानते ही होंगे, वो तो एक फॉर्मेलिटी था जो किया गया है। एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे पहला तरीका, पहला है कि आप एनसीईआरटी को जब पहली बार पढ़ोगे तो आप उसके फैक्ट्स को छोटा छोटा अंडरलाइन करोगे। जैसे मान लो आप हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ रहे हो
तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ने के क्रम में मान लो कि आपने पढ़ा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऐसा शब्द आया थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आपने उसको अंडरलाइन किया क्योंकि ये शब्द आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये अलग सा कुछ लगा। अब ये जो एनसीईआरटी से आपने शब्द लिया थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसको चाहिए कि आप नोट डाउन कर लो कहीं पे, और नोट डाउन करके इंटरनेट पे सर्फिंग करो, या आपने किसी सीनियर से पूछो। सीनियर से पूछने का मतलब है टाइम खराब, किसी से पूछने का मतलब है टाइम खराब। आज सबसे बड़ा गुरु कौन है? गूगल। तो आप गूगल बाबा पे जाइए और गूगल पे सर्च मारिए, वहां पे ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया आता है। विकिपीडिया में तो बहुत सेटिस्फैक्टरी चीजें नहीं है, लेकिन ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया पे जाइए और वहां पे आप देखिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी पर क्या क्या लिखा हुआ है, कई लिंकेजेस आपको मिलेगा। तो आप बहुत अंदर तक नहीं जाना, थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में जो 5-10 मूल बातें मिल रही है उसको नोट कर लो अपने डायरी में, अपने नोटबुक में। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो एनसीईआरटी में लिखा है बहुत ही कम लिखा है, उसने सिर्फ एक शब्द लिखा है, उसमें सिर्फ एनी बेसेंट का नाम मिलेगा। तो सिर्फ एनी बेसेंट के नाम को लेकर के और थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना इस ईस्वी सन में हुई, इससे कोई फायदा नहीं है। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा एनसीईआरटी से ही, लेकिन एनसीईआरटी के उसी शब्दावली से कहीं हटकर के कुछ और पूछ लेता है। तो ये रहस्य है एनसीईआरटी के पढ़ने का। दूसरा एनसीईआरटी पढ़ने का मेथड, दूसरा मेथड है कि अब एक ज्योग्राफी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, क्लास 6 के एनसीईआरटी में है। तो हम लोग अगर इस एनसीईआरटी को पढ़ने गए तो देखते हैं कि अफ्रीका पे लिखा हुआ है कि अफ्रीका की औसत ऊंचाई 800 मीटर है। अफ्रीका का जो किनारा का भाग है वो कगार नुमा है, तीव्र ढाल से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाहों का, पोर्ट का अभाव मिलता है, जिसके कारण विश्व व्यापार में क्षति होती है। अब ये रुको, यही समझना है कि एनसीईआरटी में क्या अद्भुत लिखा हुआ है। आप देखो कि इसमें कितना बढ़िया कनेक्शन है। ये जो एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ है, इसे तो मुख्य परीक्षा के प्रश्न बन जाते हैं, मुख्य परीक्षा का उत्तर भी लिखा जाता है, जीएस का सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे देखो कगार, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अफ्रीका एक पठार है, 800 मीटर से ऊपर ऊंचाई उसकी औसत आ रही है, तो अफ्रीका एक पठार है, पूरा महाद्वीप ही एक पठार हो गया। और ये जो पठार का किनारा है वो ढाल तीव्र है, यानी कगारनुमा है। तो जहां पे ढाल तीव्र होगा वहां तो दीवाल की तरह अफ्रीका है। मान लो हम समुद्र की तरफ से आ रहे हैं तो अफ्रीका जाएंगे तो हमको शैलो कोस्ट नहीं मिलेगा, ऐसे छिछला तट नहीं मिलेगा, उथले जल वाला तट नहीं मिलेगा, हम लोग को मिलेगा एक दीवाल। तो कोई भी जहाज अगर आएगा तो उसको क्या मिला? एक दीवाल, एक मिला क्लिफ, एक बड़ा सा खड़ा चट्टान मिल गया अफ्रीका के किनारे। तो वहां से हम लोडिंग अपलोडिंग कैसे करेंगे? किसी भी वस्तु का, सामान का, विश्व व्यापार के पदार्थों का नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब है कि, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि अफ्रीका में नेचुरल पोर्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? उसका भूगर्भिक कारण है। भूगर्भिक कारण क्या है? कि अफ्रीका एक प्लेट्यू कॉन्टिनेंट है। अब देखो कितना अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर में, और हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ने के क्रम में इसको देख नहीं पाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके लिए सामने है। मान लो अफ्रीका में आगे हम बढ़ते हैं तो लिखा है अफ्रीका एक गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है, एक गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है। तो मान लो गोंडवाना शब्द पर गए, अब गोंडवाना शब्द को एनसीईआरटी से निकाल करके नोटबुक में लिखो। गोंडवाना क्या है? विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया कहीं जाओ, ब्रिटानिका, और देखो वहां पर कि गोंडवाना लैंड है क्या। तो अगर आप गोंडवाना लैंड पे जाओगे तो आपको मिलेगा गोंडवाना लैंड क्या है? पैंजिया का एक दक्षिणी भाग है, टुकड़ा है। गोंडवाना लैंड के और कौन कौन से भाग हैं? तो भारत का प्रायद्वीप भी गोंडवाना लैंड है, तो ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि गोंड नामक जो प्रथम प्रजाति है मानव की, वो यहीं गोंडवाना लैंड पे रहती थी, जो भारत में आज गोंड कहलाते हैं। तो ये गोंडवाना लैंड के विषय में जब आप जानोगे इंटरनेट के माध्यम से, तब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तब आप एनसीईआरटी को जस्टिफाई कर रहे हो, न्याय कर रहे हो आप एनसीईआरटी के साथ। अब देखते हैं इसमें, एनसीईआरटी में वापस चलते हैं। तो एनसीईआरटी में अगर हम चलेंगे, एनसीईआरटी में अगर हम चलेंगे तो आप देखो कि एनसीईआरटी में दूसरा लाइन लिखा हुआ है कि चूंकि अफ्रीका गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है, इसलिए इसमें कोयला एवं
आयरन ओर प्राप्त नहीं होता। आपको क्लिक करना चाहिए, आपको याद करना चाहिए कि गोंडवाना लैंड का टुकड़ा कहीं भी अगर मिलेगा तो उसमें मूलतः खनिज नहीं मिलते हैं। ये बात सत्यापित हो रही है यहाँ पे इस एनसीईआरटी से ही। अब इसमें प्रश्न उठेगा कि भाई भारत भी अगर गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है तो भारत में तो कोयला और लोहा मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी कोयला और लोहा मिलता है, यानी कोयला और लोहा जो भारत में मिलता है वो गोंडवाना के चट्टानों में, गोंडवाना लैंड के कारण नहीं मिलता है बल्कि किसी अन्य भूगर्भिक कारण से मिलता है। कैसे अर्थ निकल रहा है कि भारत में जो लोहा और कोयला है वो भारत के गोंडवाना लैंड के टुकड़ा होने के कारण नहीं है बल्कि कोई अन्य भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो लोहा मिलता है उसका कारण ये नहीं है कि गोंडवाना लैंड का वो टुकड़ा है। तो गोंडवाना लैंड का जो लिंकेजेस है, जो इसका जो कनेक्शन बन रहा है मिनरलाइजेशन से, खनिजीकरण से, वो एक प्रिंसिपल के रूप में आपको याद करना होगा, वो एक मूल भूगर्भिक सिद्धांत के रूप में आपको समझना होगा। और ये बात एनसीईआरटी समझाती है, बशर्ते आप एनसीईआरटी को उसी गहराई से देखो, उसी 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 तेवर, उसी उसी क्या कहते हैं इंटेंसिटी से आप उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करो। आगे देखो क्या लिखा होगा कि चूंकि अफ्रीका में गोंडवाना लैंड के चट्टान है अतः लौह एवं कोयला का अभाव है, इस कारण से वहां उद्योगों का विकास नहीं हुआ, अतः अफ्रीका एक बैकवर्ड कॉन्टिनेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वहां लोहा और कोयला नहीं है, इसका मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास नहीं हुआ। और आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या है कि वो एक मूलभूत इंडस्ट्री है, और भारत में या दुनिया में कहीं भी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है तो उसका आधार क्या होता है, उसका आधार होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जब तक आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं विकसित होगा बाकी इंडस्ट्रीज कैसे विकसित होंगे। तो कारण क्या है कि अफ्रीका एक बैकवर्ड कॉन्टिनेंट है। मुख्य परीक्षा में या कहीं जीएस में ये प्रश्न मान लो चढ़ आ गया बढ़ करके कि अफ्रीका बैकवर्ड कॉन्टिनेंट क्यों है, तो उसका कितना सारा कारण एनसीईआरटी में साफ साफ दिख रहा है। गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है इसलिए कोयला और लोहा नहीं है, कोयला और लोहा नहीं इसलिए वहां पर स्टील, आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं है, आयरन स्टील इंडस्ट्री नहीं है तो वहां पर मोटर व्हीकल इंडस्ट्री नहीं होगा, वहां पे हेवी मशीनरी का इंडस्ट्री नहीं होगा, और अगर ये इंडस्ट्री नहीं होंगे तो वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स का ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल है। यानी अफ्रीका डिपेंडेंट है अन्य राष्ट्रों पर इंपोर्ट के लिए। और साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लोगे तो साउथ अफ्रीका में कुछ कोल माइंस मिलते हैं, कुछ लोहा भी मिलता है। गैबोन और फ्रेंच गायना जैसे जो छोटे छोटे देश हैं, सॉरी फ्रेंच गायना नहीं, जो जो गिनी कंट्रीज हैं वहां पे थोड़ा सा लोहा मिलता है। तो ये एक अद्भुत अद्भुत कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है जिसमें एनालिसिस भी एनसीईआरटी मिलता है। तो आप ये समझो कि एनसीईआरटी को अगर हमारे विधि से आप देखोगे, हमारे विधि से पढ़ना शुरू करोगे तो आप एनसीईआरटी से ही यूपीएससी की 30% तैयारी कर सकते हो। मुझे तो कई बार लगता है कि 50% तैयारी एनसीईआरटी से ही हो जाती है। अब एनसीईआरटी में आपको क्या पढ़ना है भाई, तो ज्योग्राफी का भी पढ़ना है, हिस्ट्री का भी पढ़ना है, सोसाइटी का भी पढ़ना है, सोशियोलॉजी का भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस का भी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी का भी पढ़ना है। हमारे टीचर जो आएंगे वो आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी हिस्ट्री का कैसे पढ़ना है, तो सोशियोलॉजी का एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, वो सब बात करेंगे उसके ऊपर में। हमारे ग्रुप मीटिंग्स में सब बातें चल रही है कि कैसे बच्चों को एक रूप टाइप से, एक रूपता के साथ कैसे ट्रेनिंग उनकी दी जाए। तो हम लोग लगे हैं आपके पीछे, और बुक भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले ही दिन इतनी सारी चीजें नहीं हो सकती है कि आपको बुक्स भी बता दिए जाए और एनसीईआरटी बता दिया जाए। अब आप आते हैं, अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी के ऊपर में, और ज्योग्राफी में आपको ये समझना है कि व्हाट इज ज्योग्राफी और रोल ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है और ज्योग्राफी का रोल क्या है। कितना टाइम है अभी? हमारे पास लगभग अभी 1 घंटे का टाइम है, और 1 घंटे में आपको हम ज्योग्राफी के विषय में और ज्योग्राफी कैसे पढ़ें और क्या करना है इसके विषय में आपको हम डिटेल से बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज पहला दिन है तो 1 घंटा ओरिएंटेशन पे बहुत जरूरी था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे बच्चे बहुत
प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। अभी आप पीटी और एनसीईआरटी पढ़े ना, इंटरव्यू की तैयारी में पूछते हो न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी को ही पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उसका एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें और ज्योग्राफी जीएस की तैयारी कैसे करें, और कल से जो हमारा क्लास होगा उस क्लास में हम लोग कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, ये सब कुछ हम लोगों को देखना है। व्हाट इज ज्योग्राफी, भूगोल है क्या। आप सब लोग 1 मिनट के लिए अच्छे से शांत हो जाओ पहले, और ज्योग्राफी और विषय जब शुरू होने लगे तो आपके अंदर में एक गंभीरता आनी चाहिए, और उस गंभीरता के साथ विषय को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो सामान्य जनरल बातें थी वो कही जा चुकी हैं और ये बातें आगे भी कही जाती रहेंगी। तो एक दिन में तो सब कुछ यूपीएससी के बारे में बताया नहीं जा सकता है। तो आप ऐसे समझो कि ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, ज्योग्राफी और पर्यावरण का बहुत ही व्यापक रोल है सिविल सर्विसेज में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि पीटी में 30-35 प्रश्न तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से आ ही जाते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो इस वर्ष भी 35 प्रश्न आए हैं। तो आप ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो कि 1/3 से ज़्यादा प्रश्न को एरिया को कवर करे आपके पीटी में। मेंस में चलेंगे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि पेपर 1, 2, 3, 4 सब में रोल है उसका कहीं ना कहीं। कैसे रोल है वो आपको शॉर्ट में हम बताते हैं। जैसे पेपर 1 में आप जाओगे तो 100 नंबर का तो डायरेक्ट प्रश्न रहेगा, और जो इंडियन सोसाइटी वाले प्रश्न हैं उसको भी लिखने में एम्पावरमेंट आएगा। तो ये लगभग 120 से 150 प्रश्न का दायरा आपका कवर करेगा पेपर 1 में, क्योंकि ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पॉपुलेशन पढ़ा जाता है, अर्बनाइजेशन पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी एंड फेमिनिज्म जैसे विषय भी आ जाते हैं, माइग्रेशन जैसे विषय आ जाते हैं। तो ये जो सारे विषय हैं ना जो पेपर 1 में लिखे हुए हैं वो भूगोल के तहत भी आ जाते हैं और इंडियन सोसाइटी में भी आ जाते हैं। तो कई बार हम लोगों का इंडियन सोसाइटी सोशियोलॉजी वाले टीचर सबसे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है कि हम लोग भी उस विषय को पढ़ाते हैं, उनके द्वारा भी पढ़ाया जाता है। आपको एडवांटेज है कि दोनों लोग पढ़ाएंगे, आप अपना बेस्ट ले लीजिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। पेपर 1 में 150 नंबर हो गया ज्योग्राफी का रोल। अब आओ पेपर 2 में। तो पेपर 2 में तो जियो पॉलिटिक्स करके कुछ प्रश्न आते हैं 30 से 40 नंबर के। अब जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो लुक ईस्ट पॉलिसी है तो भारत ने ईस्ट के लिए पॉलिसी बनाई, लुक वेस्ट पॉलिसी है, इस तरह का जो होता है, जैसे गुजराल डॉक्ट्राइन है। तो भूगोल के ऑप्शनल में भी ये प्रश्न आते हैं। तो भूगोल ऑप्शनल पढ़ने के क्रम में ये 30-40 नंबर का जियो पॉलिटिक्स भी, सार्क एंड इंडिया, इंडिया एंड इंडियन ओशियन, रोल ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओशियन, भारत का हिंद महासागर की भू राजनीति में क्या प्रभाव है और क्या योगदान है विश्व की भू राजनीति में, इस तरह के प्रश्न भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो ये जियो पॉलिटिक्स वाला पार्ट भी आपका कवर करेगा। पेपर 3 में आप जाओगे तो आर्थिक भूगोल बड़ा महत्वपूर्ण वहाँ पर हो जाता है। वो इंडियन इकोनॉमी और आर्थिक भूगोल दोनों मिलकर के ही आपका काम करेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर आप पेपर 3 में जाओगे तो पेपर 3 में एक प्रश्न पूछता है एग्रीकल्चरल पॉलिसी पे। तो एग्रीकल्चरल पॉलिसी तो चलो आप इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ लोगे, लेकिन अगर मान लो क्रॉपिंग पैटर्न पूछता है तो क्रॉपिंग पैटर्न तो ज्योग्राफी का विषय हो जाएगा ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो नीतियां हैं वो तो इंडियन इकोनॉमी में आप पढ़ोगे, लेकिन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ पर लगता है, क्यों लगता है, उसका क्षेत्रीय विकास से क्या संबंध है, ग्रामीण विकास से क्या संबंध है, इस तरह के जो विषय होंगे वो तो आपको भूगोल में आकर के पढ़ने पड़ेंगे। यानी पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट हो। अब नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, तो भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड एक नेचुरल डिजास्टर है, अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है। तो ये सारे जो नेचुरल डिजास्टर वाले जो प्रश्न हैं वो तो भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं। हालांकि उनकी जो नीतियां होगी, उनका जो क्या कहते हैं, उसके जो समाधान होंगे वो आपको फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स में मिलेंगे। तो आपको ऐसे समझना है कि भूमिका ज्योग्राफी के पेपर 3 में बहुत बड़ी होगी। इन्वायरमेंट में आप जाओगे तो ज्योग्राफी वाला इन्वायरमेंटल पार्ट भी आ जाता है और साइंस एंड टेक वाला इन्वायरमेंटल पार्ट भी आ जाता है। एक्चुअली विषय को ही अंतर विषय ही बना दिया गया है। तो ज्योग्राफी की एक बड़ी भूमिका होती है पेपर 3 के सिलेबस में। लगभग वहाँ भी आप जाओगे तो 80 नंबर का तो कम से कम कवरेज आपको देगा ही देगा। 60 नंबर तो डायरेक्ट देगा और 30-40 नंबर पे अपना प्रभाव छोड़ देता है ज्योग्राफी। तो ये वहाँ भी एडवांटेज मिलेगा आपको।
तो आप जाओगे इथिक्स वाले पेपर में, तो इथिक्स वाले पेपर में हमारा कोई रोल नहीं होता है। हालांकि जो बच्चे ऑप्शनल लेते हैं और ऑप्शनल में जब पढ़ते हैं, व्यवहारवाद पढ़ते हैं या फिर मानववाद पढ़ते हैं या जो भी कल्याणवाद पढ़ते हैं, उग्र सुधारवाद पढ़ते हैं या आइडियलिज्म आदर्शवाद पढ़ते हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म पढ़ते हैं, इस तरह का जब चिंतन की धाराओं को जब पढ़ते हैं भौगोलिक चिंतन में ऑप्शनल वाले बच्चे, तो वहां जाकर के फिर एक अलग प्रभाव होता है, वो इथिक्स वाले पेपर में कहीं ना कहीं काम आता है। जैसे कांट है, तो कांट के विषय में फिलॉसफी में भी लोग पढ़ते हैं, भौगोलिक चिंतन में भी लोग पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ने को मिल जाता है। तो ये कुछ वहाँ भी ओवरलैप्स है और आपको मदद करेगी ही करेगी। आप ज्योग्राफी अच्छा करोगे तो निबंध भी निश्चित रूप से 2 निबंध लिखने आते हैं, तो 2 निबंध में 1 निबंध या 2 निबंध, कई बार दोनों ही आ जाते हैं। तो भूगोल का एक व्यापक प्रभाव है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बतानी है कि हर जीएस के पेपर और निबंध में तो है ही, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे विषय होते हैं, जब हमारा इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड में भी क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट कैसे करोगे, आप अपने गांव का विकास कैसे करोगे, आप कौन सी नीतियां बनाओगे आईएएस बनने के बाद कि वहाँ के नारी और वहाँ के जो बाल श्रम हैं या वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनकी स्थिति में कैसे सुधार होगी। तो ये जब विषय इस तरह के, आपके यहाँ प्रदूषण कैसे कंट्रोल होगा, तो नगरीकरण को कैसे रोकना है, तो नगर नियोजन कैसे करोगे, तो सड़क मार्ग कैसे बनाओगे, बस्तियों में सुधार कैसे करोगे, अगर इस तरह के प्रश्न ही तो पूछे जाते हैं। या भू राजनीति से पूछ लेते हैं वो कि भारत का क्या संबंध चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू होता है आईएएस का, वो या तो ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल साइंस जैसे या पॉवर जैसे विषयों पे आधारित होता है। तो अगर हम इंटरव्यू की विवेचना करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी, ये तीनों का एक कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन इंटरव्यू नजर आता है। और करंट अफेयर में जाओगे तो करंट अफेयर का बड़ा रोल है और करंट अफेयर से इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी से संबंधित, रिसोर्स मैनेजमेंट से संबंधित, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि भूगोल की भूमिका सिर्फ पीटी में ही नहीं है, मेंस में ही नहीं है, निबंध में ही नहीं है, बल्कि इंटरव्यू में भी है। तो एक ऐसा अंतर्विषयी सब्जेक्ट है जो कि हर जगह अपना कहीं ना कहीं रोल निभाता है। और यही कारण है कि भूगोल ऑप्शनल वाले बच्चे सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। पीटी में जो रिजल्ट आता है उसमें एक रहस्य आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मान लो कि पीटी में भूगोल से चूंकि ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग जो पीटी क्वालिफाई करते हैं वो भूगोल ऑप्शनल वाले ही होते हैं। आप यूपीएससी के वेबसाइट पे इस बात को देख सकते हो कि कम से कम 2600 से 3000 बच्चे जो पीटी क्वालिफाई करते हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले करते हैं। तो अगर मान लो कि 10,000 पीटी में रिजल्ट आ रहा है, गंभीर विषय है, 10,000 अगर पीटी में रिजल्ट आ रहा है, तो उस 10,000 में 3,000 बच्चे या 2600-2700 बच्चे तो सिर्फ वो पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं जो कि ज्योग्राफी के होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर से 30 से 40 प्रश्न पूछा जाता है। तो इन बच्चों को कहीं ना कहीं एज मिल जाता है उस चीज़ को लेकर के। और ये मान लो कि आपका कोई विषय अन्य विषय है, तो अन्य विषय से जो प्रश्न है वो 15 है, सीमित हैं 15 तक। और कुछ विषय जैसे साहित्य का जो विषय होता है, मैथिली साहित्य या हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, पीटी में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाना है उनसे। तो और पीटी में जब कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा उनसे, तो उन विषयों वाले जो वैकल्पिक विषय के लोग होते हैं, हिंदी साहित्य वाले, उनका पीटी ही क्वालिफाई नहीं होता है। तो आप देखोगे कि जो लोग मेंस लिख रहे हैं हिंदी साहित्य से, वो सिर्फ 290 हैं 290 के आसपास बच्चे होते हैं, और 3000 बच्चे से 2600 बच्चे तक ज्योग्राफी से हो जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस से भी 1200-1300 बच्चे पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं ऑप्शनल वाले, और हिस्ट्री से भी 1200-1300 बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन ज्योग्राफी इन दोनों से दुगना आता है। कारण भी यही है कि दुगना पीटी में प्रश्न भी आता है। तो ज्योग्राफी की एक बहुत महत्तर भूमिका है, बड़ी भूमिका है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जीएस का क्लास चलना है आपके चैनल पे, आपके इस प्रोग्राम में जीएस का क्लास चलना है। तो मुझे ये बहुत गहराई से आपको समझाना है कि पूरे आईएएस के प्रिपरेशन में ज्योग्राफी की एक बहुत गहरी और बड़ी भूमिका होने वाली है। कैन यू हियर मी? क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? कि ज्योग्राफी, पर्यावरण, एग्रीकल्चर, रिसोर्स,
इस तरह के विषयों का बहुत ही गहरा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबलाइजेशन, इस तरह के विषयों का बहुत ही गहरा प्रभाव पूरे सिविल सर्विसेज पे पड़ता है और पड़ने वाला है। तो आपके प्रिपरेशन के मेंटर और गाइड तो हम हैं ही। आपके पूरे यूपीएससी के सिलेबस या पीसीएस के सिलेबस में आप जाओगे तो वहाँ जो मूल विषय उभर करके, जो सबसे पावरफुल विषय उभर करके जो सामने आएगा, वो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये सभी विषय निकल करके सामने आने लगते हैं। करंट अफेयर, इनका बड़ा रोल देखा जाता है। पॉलिटिकल साइंस और पवेड और इसका भी बड़ा मेजर रोल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसके सेकंड रेट पे आएगा और थर्ड, इस तरह से ही कुछ है ताना बाना बना हुआ। तो आई होप कि आप, मुझे आशा है कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। और ज्योग्राफी को थोड़ा सा शुरू करते हैं आज, और ज्योग्राफी के विषय में आपको हम समझाते हैं कि है क्या ये। एक बार और अपना कंसंट्रेशन बनाओ, क्योंकि मोबाइल पे कंसंट्रेशन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जब तक आप कंसंट्रेशन बेहतर नहीं बनाओगे, आप हमारे से जुड़ नहीं पाओगे। मेरे लिए भी एकदम से नया अनुभव है। हम लोग कभी ये ऑफलाइन क्लास पढ़ाने वाले टीचर हैं, कभी भी हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाए हैं। लेकिन आपके जो मैसेज आ रहे हैं और जो इतना सारा नाम आ रहा है, तो ये लग रहा है जैसे हम आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। कोई विश्वा जी वेस्ट बंगाल से हैं, तो संतोष है, विशाल है, विनय है, रोशन है। आपको देख नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन बहुत मन कर रहा है कि देखें। आप सामने बैठे होते क्लास में तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं है। आपके नाम जतिन, बबलू, नवनीत, जितेंद्र, अंकित, भावेश, राजीव, एमडी, विशाल, सिद्धिकार, राहुल राज, अब बहुत तेजी से आप लिख रहे हो कि अभिषेक, मोहम्मद सिर्फ लिख के छोड़ दियो, आगे नाम ही नहीं लिखा। दुर्गा, प्रदीप, शुभम, राज, स्वाति, सब 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 पब्लिक सर्वेंट्स जो इतनी हिम्मत से, इतनी ताकत से, इतना अच्छा सोच करके आगे बढ़ने की जिस कल्पना के साथ आप सामने आए हो। और आप लोगों का जो ये जो आ रहा है ना एसएमएस, ये मेरे ऊपर बहुत दबाव उत्पन्न कर रहा है और हम बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत प्रेशर भी फील कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को बहुत परफॉर्म करना होगा। और इतनी सारी आशाएं, जो आशाओं की लहर उठ रही है ये चारों तरफ एसएमएस के माध्यम से। ये बच्चे जो इतने आशा से मुझे देख रहे हैं, मेरे आंखों में आंसू ला देते हो तुम लोग जब कई बार मुझे लगता है कि इतना स्नेह और प्यार, इतना विश्वास। तो आपके इस विश्वास को लेकर के हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और आप लोग भी कोशिश करो कि हमारे द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उसका अगर आप पालन नहीं करोगे, तो अगर आप, फैजान था ये, अच्छा, तो अगर आप इसका पालन नहीं करोगे तो आपको सिर्फ कथा सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उस निर्देश का पालन करना है। जैसे मैंने आपको निर्देश दिया कि आपको बहुत शांति से रहना है, आपको प्रतिदिन 8 से 10 घंटा पढ़ना है, आपको अपने सामाजिक और अपने जो पारिवारिक चीज़ों हैं उनसे अलग रहना है, तभी आपको तथ्य ना पढ़ करके विश्लेषण करना है, आपको अखबार नियमित पढ़ना है। कल भी थोड़ी सी बात करेंगे हम बीच में, भूगोल के साथ साथ हम आपको ओरिएंटेशन भी प्रतिदिन कुछ न कुछ 5-10 मिनट का ओरिएंटेशन आपको हम देते रहेंगे, ताकि आप मोटिवेटेड रहो, आप ऊर्जा से भरे रहो, आप अंदर की उस ताकत को फील करो जो प्रकृति ने आपको दिया है। आप इसका अनुभव करो कि प्रकृति ने आपको कितना सुंदर और कितना अच्छा बनाया है, और कैसे आप अपने जीवन को खराब नहीं करना है छोटी छोटी चीज़ों में फंस करके, जो चीज़ें दुख देती है उसमें जा करके। और कई लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि जरूर करेंगे सर। तो आपका जो ये उत्साह है, आपका जो एनर्जी है, ये बिल्कुल बचा रहना चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए। ये सिर्फ एक दिन का एनर्जी नहीं होना चाहिए। ये कम से कम आपको एनर्जी बना के रखना है 2 से 3 साल तक। देखो अपने पेरेंट्स को भी, हम आप पेरेंट्स के लिए एक वीडियो बनाने वाले हैं, माता पिता के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो 5-6 क्लास डेमो के रूप में आप क्या डेमो देख करके करोगे? हम लोग 15 साल से इतना डेमो दे चुके हैं, आपका क्या डेमो लेकर के करना है? कोई बात नहीं है, आपको कुछ क्लासेस डेमो लेने हैं तो आप ले लीजिए। आप हमारे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर मैंने कई बड़े ही कठिन विषय को पढ़ाया है, क्लाउड पढ़ाया है। आप जाकर के क्लाउड पढ़ लो तो आपको डेमो मिल जाएगा कि क्या डेमो है, कैसे पढ़ते हैं। आप हमारे डेमो चैनल पे जाओगे, डेमो देखोगे तो सौरभ, लव यू टू। इंग्लिश बैच 20th से शुरू होगा। तो हम ये आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आप डेमो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे चले जाओ
और वहां पे बादल को मैंने पढ़ाया है, क्लाउड्स को पढ़ाया है। तो देखो क्लाउड्स को साइंटिफिकली पढ़ाना पड़ा, फिर उसका वर्गीकरण भी करना पड़ा, और वर्गीकरण करने के बाद उसकी जो आंतरिक विशेषताएं हैं उसको पढ़ाना पड़ा, फिर उस आंतरिक विशेषताओं के कारणों को भी पढ़ाना पड़ा, और उस कारण को पढ़ाने के बाद हमने फिर जो नए प्रकार के बादल, जो करंट अफेयर्स को कहते हैं, उसको भी हमने उस टॉपिक में जोड़ा। तो आप ये हमारे चैनल पे जाकर के देखोगे कि बादल टॉपिक, क्लाउड्स पे सर ने क्या पढ़ाया है, तो आपको ये फील हो जाएगा। आपके लिए बहुत बड़ा डेमो क्लास होगा। आप उस टॉपिक पे जाके वेटलैंड को देखोगे हमने कैसे पढ़ाया है। लेकिन जो हमारा पढ़ाने का यहाँ मेथड होगा, आपके साथ जो मेथड होगा, इस प्लेटफॉर्म पर जो मेथड होगा, वो ये होगा कि हम लोग पहले बहुत ही बेसिक और एलिमेंट्री चीजों के साथ चलेंगे। और सबसे पहले शुरू करेंगे मैपिंग, सबसे पहले मानचित्र का अवलोकन शुरू करेंगे, और विश्व के प्रादेशिक भूगोल को पढ़ेंगे। हमारी योजना ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप विश्व के प्रादेशिक भूगोल को पढ़ते हो, जैसे मान लिया कि हम शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो अगर ऑस्ट्रेलिया से हम शुरू करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से पर्वत हैं, कौन सी नदियां बह रही हैं, कौन से झील हैं, कौन से उच्चावचीय दशाएं हैं, कहाँ कहाँ बंदरगाह हैं, कहाँ कहाँ खनिज मिलता है, कहाँ कहाँ बड़े महानगर हैं, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल टाउन है, वनस्पति कौन सी है, जंतु कौन से हैं, अभ्यारण्य कहाँ कहाँ बने हुए हैं, ट्राइब्स कौन कौन से हैं, औद्योगिकरण किस प्रकार का है, नगरीकरण किस प्रकार का है, जनसंख्या का समूह कैसा है, और कौन से रेशियल ग्रुप रह रहे हैं, कौन से इथनिक ग्रुप रह रहे हैं, नृजातीय संस्कृति क्या है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। इतना व्यापक पढ़ेंगे। अगर इसको व्यापक करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर यूपीएससी का बेस जो होता है ना, जो आधार होता है, वही खिसक जाएगा। तो हम लोग यूपीएससी के आधार को तैयार करने के लिए आपका प्रारंभ ही कर रहे हैं ज्योग्राफी के मैपिंग से, ज्योग्राफी के प्रादेशिक भूगोल से, और शुरू करेंगे एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इन सभी कॉन्टिनेंट को क्रमवार ढंग से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। और इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर की सभी विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, मानवीय विशेषताओं, सभी का अध्ययन करेंगे। और क्लास में कहीं न कहीं हम लिखवाएंगे भी, थोड़ा बहुत डिक्टेशन भी आपको देना पड़ेगा। सिर्फ क्लास में भाषण देने से, सिर्फ क्लास में फैक्ट को बोल करके निकलने से काम नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो कल से जब आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपके लिए 2 निर्देश है। ध्यान से सुनो, सब लोग सुनो, इसको नोट करो कि कल जब आप क्लास में हमसे जुड़ोगे तो आपके लिए 2 निर्देश है। पहला निर्देश है कि आप एटलस लाओगे। अब एटलस कौन सा लाओगे? तो एटलस मेरे अनुसार से आप या तो टीटी के एटलस लोगे, टीटी के स्कूल एटलस एक आता है, उसको आप लोगे, या इसमें आपको या तो फिर ऑक्सफोर्ड का एटलस है, ये ऑक्सफोर्ड का एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है, और ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है। तो आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेना। आप ध्यान रखो, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेना। तो कल आप क्या करोगे कि अपना एटलस लोगे और अपना नोटबुक लोगे, और सबसे ऊपर में क्या लिखोगे? विश्व का भूगोल, संसाधन एवं उद्योग। तो विश्व के भूगोल का हम लोग कल से अध्ययन शुरू कर देंगे। कल से सीरियस क्लासेस शुरू हो जाएंगी हमारी। हिस्ट्री में आज से ही सीरियस क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी, और हिस्ट्री में आज से आपको मॉडर्न इंडिया का क्लास मिलने वाला है। रजनीश जी आएंगे और मॉडर्न इंडिया और हिस्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और आपको हिस्ट्री में क्या करना है वो आप सेकेंड सेशन में लर्न करोगे। कल से हम लोग लर्न करेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। कल से हमारी वास्तविक क्लासेस जो होती है ना, जो ज्ञान बेस्ड होती है, जो यूपीएससी स्टैंडर्ड की होती है, वो सब शुरू होने वाली है। लेकिन कल आपको क्लास में आने के पहले क्या करना है? ऑक्सफोर्ड एटलस लेना है। अब जैसे एक लड़का लिख रहा है कि चांद का एटलस है, चांद का एटलस नहीं। जब हमने कहा कि ऑक्सफोर्ड एटलस, तो 100 रुपया और खर्च दो, चांद का एटलस काम नहीं करेगा। हमने कहा कि टीटी के, तो आप टीटी के लोगे। जब निर्देश जो दिया जा रहा है उसका अक्षरशः पालन करिए। हमारे पास सभी एटलस है, सभी एटलस पर हमने गहन रिसर्च किया हुआ है, और हमने देखा है कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो चांद एटलस से नहीं पूछे जाते हैं। कुछ कुछ सारे लोकेशंस, मान लो 90% लोकेशंस तो सब में एक ही मिलेगा ना, एटलस है तो उसमें तो मिलेगा ही। लेकिन जो 10% लोकेशन
एक्स्ट्रा होता है अच्छे एटलस में, वही तो मानक है, वही मानक है, वही अंतर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये लिंक का पेमेंट कब तक रहेगा ये तो मुझे मालूम नहीं है। इंग्लिश मीडियम बैच 20 नवंबर से शुरू होगा। लिंक का पेमेंट शायद कुछ कुछ दिन रहेगा, और पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये आप देखो कि मैंने आपको एटलस के लिए कहा, कल से आप एटलस लाओगे, दूसरा अपना नोटबुक लाओगे, और नोटबुक में आपका शुरू हो जाएगा ऊपर में कि आप सबसे पहले लिखोगे कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से शुरू करेंगे। और आपको अपने एटलस पे भी देखना है और मुझे भी सुनना है, और हम जो आपको यहाँ दिखाएंगे बोर्ड पे वो भी आपको देखना है। वैसे हम तो बिना बोर्ड पे कुछ दिखाए पूरा का पूरा एटलस आपको खड़ा होकर के करवा सकते हैं, लेकिन देखते हैं किस पद्धति से काम। ऑफलाइन क्लास में तो खड़ा होकर के सारा एटलस सारे बच्चे खोलते हैं, हम लोग पढ़ा देते हैं और एटलस का एक एक लोकेशन बताते रहते हैं, वो ढूंढ ढूंढ करके निकालते रहता है एक एक सीक्वेंस में। लेकिन हम कोशिश करेंगे कल आपको हम यहाँ भी बोर्ड पे भी आपको लोकेशन दिखाएं, और आप अंदर में भी आप अपने एटलस में भी आप उसको ढूंढो। तो कल से हम लोग करेंगे एटलस वर्क प्लस ज्योग्राफी। आज का अंतिम सेशन अब आपके लिए आ रहा है। आज का ये मेरा अंतिम सेशन है। 15-20 मिनट में हम आपको एक व्याख्या देने वाले हैं, जिसको ध्यान से सुनो आप। देखो, भूगोल में करोड़ों अरबों तथ्य हैं। अगर आप एक माउंटेन की बात करो तो पूरी दुनिया के नक्शे पर पता नहीं कितने हजार माउंटेन्स होंगे, और कितनी हजारों लाखों नदियां बह रही हैं, कितने दर्रे हैं, कितने इंडस्ट्रियल सेंटर्स होंगे, कितने माइनिंग सेंटर्स होंगे। क्या एक विद्यार्थी इन सभी को एक साथ रट सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या रटने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। आईएएस में, पीसीएस में जो ज्योग्राफी के लोकेशंस पूछे जाते हैं वो आखिर क्यों पूछे जाते हैं, उसके पीछे एक रहस्य है, और उसी रहस्य का उद्घाटन करना है। कोई भी जो प्रश्न आ रहा है अभी आपके स्क्रीन पे, मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है उससे, लेकिन कोई बात नहीं है। जो भी ऑप्शनल आएगा यूपीएससी का हमारे प्लेटफॉर्म पे, करियर विल के प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए आपको 3 महीने रुकने हैं भाई साहब। और सलीम का फोन आ रहा है, ही इज ए बिग फैन ऑफ माइन, थैंक यू। हिंदू अखबार के बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अरे भाई, इतिहास का जो प्रश्न इस बार पूछा गया वो भी हिंदू के आर्टिकल से पूछा गया है, कैसे काम चलेगा बताओ? ऐसा हिंदू के आर्टिकल से ही कम से कम 30-40 प्रश्न आता है। तो हिंदू अपने आप में एक यूपीएससी का सोर्स है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में हिंदू अखबार का जो भी इस तरह का मटेरियल आर्टिकल्स आ रहा है उसमें और रिसर्च करें। जैसे मैंने एनसीईआरटी में रिसर्च की बात की, वैसे और रिसर्च करें और उन सबको हम उसमें डालें। लव यू टू, दुर्गा का आया है, थैंक यू। बहुत अच्छे अच्छे एसएमएस आ रहे हैं। यू हैव बीन विथ मी इन ऑफलाइन नवनीत, ओके ग्रेट। यूपीएससी और पीसीएस में बहुत अंतर है अंजू जी, बहुत अंतर है। मैंने इस वीडियो में बताया है, आप आगे जाकर के सुन सकते हो। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है हम अभी बताने वाले हैं आपको। अभी कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है वो भी बताने वाले हैं आपको। नेक्स्ट बैच का अभी पता नहीं है कि कब आएगा, लेकिन हम लोग 2-3 महीने के बाद और भी बैचेस शुरू कर सकते हैं। यूपीएससी 1 साल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कई लोगों ने ऐसा क्वालिफाई किया है। डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। स्टडी मटेरियल आपको हमारे यहाँ पीडीएफ पे मिलता रहेगा, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे इतिहास हो। हर क्लास में आपको पीडीएफ का मटेरियल लगातार मिलता रहेगा, मटेरियल की कोई कमी नहीं है। और मटेरियल आप देखोगे तो हतप्रभ रह जाओगे कि इतना डिटेल्ड मटेरियल मिलेगा कि उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कम से कम कैसे पढ़ें। पीसीएस कोर्स का बैच, पीसीएस का पूरा कोर्स आईएएस कवर करेगा। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि ये कुछ चंद रुपयों के चक्कर में पीसीएस के कोर्स में न फंसो तो अच्छा है। पीसीएस के कोर्स में कुछ अलग टीचर भी आएंगे, हमारे जो 8 टीचर हैं ये उसमें सब नहीं आएंगे, और हम लोग का क्लास भी उसमें कुछ न कुछ कम हो जाएगा। प्लस पीसीएस के कोर्स में करंट अफेयर का क्लास
और टेस्ट सीरीज का वैसा प्रोविजन नहीं है। प्लस पीसीएस वाले कोर्स में आपको ध्यान रखना है कि इथिक्स का जो पेपर 4 है उसको भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो ऐसा मत कोई चतुराई दिखाए कि पीसीएस से कोर्स लेकर के वो आईएएस वाले में आ जाएगा, और ऐसा नहीं हो सकता है। जितने लोग पीसीएस कोर्स में आए हो वो अपडेट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे अनुसार तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो फी है ये तो 1 महीने का रेंट भी नहीं होता है। इसमें भी आप लोग अब ज़्यादा न सोचो। अब ऐसा एक समझो कि मान लो कि कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की तैयारी करता है, उसकी ट्रेनिंग है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, वो माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ पा रहा है, तो कम से कम वो किसी पहाड़ी पर तो चढ़ ही लेगा। तो आपको जब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इतने छोटे प्राइस में कि आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश करो, उसकी ट्रेनिंग ले लो, वो भी दिल्ली के अच्छे ट्रेनर्स के द्वारा, तो आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि हम पीसीएस में जाकर के कोई फायदा नहीं होगा उससे, बल्कि आपको हर हाल में आपके हित में कही जा रही है बातें कि आप आईएएस में ही एडमिशन ले लो, और पीसीएस में ले लिया है तो अपने आप को प्रमोट करवा करके इसमें आ जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है कि आपको सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको। और आईएएस की तैयारी करोगे तो पीसीएस तो आपके लिए आसान हो ही जाएगा। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि यूपी पीसीएस की जो तैयारी है वो अब आईएएस की तैयारी से कम लेवल की नहीं रह गई है। और यूपी पीसीएस में जिस तरह से हरियाणा के 2 विद्यार्थियों ने रैंक 1 रैंक 2 लाया, और ये विद्यार्थी रैंक 2 तो हमसे 2012-13 में ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ी हुई है, तो उस समय 2 ऑप्शनल का जो दौर था, तो वही दौर की वो स्टूडेंट हमारी, अब सोचो 2012-13 की स्टूडेंट अभी आकर के क्वालिफाई कर रही है वो, तो 6-7 वर्ष का समय लग जाता है कई बार, और तब जाकर के बड़ी सफलता मिलती है। तो आपके अंदर में संयम, धैर्य, मेहनत, ये सब चीज़ बहुत, वैसे मैं आपको बताऊं कि 2-3-4 साल का समय कैसे निकल जाता है, इसमें कुछ पता भी नहीं चलता है कि कैसे उम्र निकल जाती है या कैसे वो अध्ययन का काल निकल जाता है। तो अभी ये लगता है कि 3-4 साल तो बहुत लंबा पीरियड है, हमसे नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली होगा, और आप पढ़ने के क्रम में जब लीन हो जाओगे तो ये होने लगेगा। तो आप करो, दोनों लेने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट वाले में ये होता है कि भाई मान लो कोई हरियाणा पीसीएस का है, कोई बीपीएससी का है, तो बीपीएससी का जो रीजनल ज्योग्राफी होगा, रीजनल हिस्ट्री होगा, या बीपीएससी का या यूपी पीसीएस का जो रीजनल क्वेश्चंस होता है, उस पर कुछ विशेष क्लासेस अलग से पीसीएस वालों को दी जाती है। तो ये एक अलग है पैटर्न। एग्रीकल्चर सेक्टर दिस नो 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 नो, आप एक लड़के लिखा कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में, इसलिए कंफ्यूजन है। एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, वो सारे ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। ये कोचिंग वाले जो ज्योग्राफी के हैं नहीं, जिनको ज्ञान नहीं है, ये इन लोगों ने मूर्खता कर दी है और चारों तरफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर लिख रहे हैं। ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का पार्ट कुछ इस तरह से पढ़ाया जाएगा आपको कि आपके समझ में आ जाएगा कि ज्योग्राफी का ही ये भाग था, और थोड़ी गहराई में चले जाएंगे एग्रीकल्चर को लेकर के। अगर एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछ रहा है, एनवायरमेंट से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, तो हम उसकी गहराई में जाएंगे ना, उसके साइंस में भी घुसेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आपको मदद मिलेगी। और टीटी के ऑक्सफोर्ड विच इज़ बेस्ट, ऑक्सफोर्ड आप ले लो, ज़्यादा अच्छा है। आप जैसा मैंने कहा कि आप इंडियन आर्मी में हैं अभिषेक जी, तो आप उससे क्या हुआ, आप इस पे आप तैयारी करिए। भूगोल वैकल्पिक विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय इस प्लेटफॉर्म पे 3 महीने बाद हम लोग शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ये 2021 के लिए बैच नहीं है, ये फाउंडेशन बैच है, कई बार कहा जा चुका है, और इसमें हम लोग आगे तक 2022, 23, 24 जाओगे तब भी ये फायदा करेगा। जो मूल चीजें हैं वो नहीं बदलती हैं, करंट अफेयर बदल जाता है, और करंट अफेयर में जो भी पीडीएफ बनेगा, जो मटेरियल बनता रहेगा, वो आपको हम सप्लाई करते रहेंगे। आप चाहोगे तो उसका एक्सेस ले सकते हो। तो आप 2022 में दो या 24 में दो, आपके लिए कोर्स है ये। क्लास नोट्स तो हम लोग यहाँ से कुछ डिक्टेट भी करवा देंगे और कुछ पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो आप उसी से आप काम चलाइए। कुछ बहुत सारी बातें करनी है आपसे, और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल से हमारी भूगोल पर विशिष्ट और वो ताकतवर क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अभी सेकेंड हाफ में आधे घंटे के बाद आप रजनीश राज सर से मिलेंगे, और रजनीश राज सर आपको हिस्ट्री में ओरिएंटेशन भी देंगे, और आज से क्लास भी शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर द डे। इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे देख के बहुत मजा आ रहा है। बंद तो नहीं कर दिया, अभी नहीं किया है ना, अभी बच्चों को कुछ लिखे। तो ये फाउंडेशन बैच है, रेगुलर बैच रहेगा।
आईएएस एडमिशन है तो पीसीएस का तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आईएएस में लोगे तो पीसीएस में हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सर गांव में एटलस नहीं मिलता तो शहर भेजो बापू को, खुद चले जाओ शहर, वहां से लेकर के आओ एटलस। एनसीईआरटी की बुक कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कल बताएंगे। आज रजनी सर सेकंड हाफ में बताएंगे। थैंक यू, लव यू टू। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। क्वालिफिकेशन चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन तुम अगर 12th क्लास, जैसे टीना ढाबी का एग्जाम्पल है, टीना ढाबी ने आईएएस में रैंक 1 लाया, तो उनका एग्जाम्पल है कि क्लास 12 के बाद उन्होंने आईएएस का प्रिपरेशन शुरू कर दिया और ग्रेजुएशन करते करते आईएएस का वो लेवल प्राप्त कर लिया। पहले ही उन्होंने जीएस का क्लास कर लिया था टीना ढाबी ने, तो इसका फायदा उनको मिला। उनकी मदर एक्चुअली टीचर है, वो हमारी तरह ही प्रोफेशनल हैं, पढ़ाती हैं कहीं पे, इसलिए उनको लाभ मिला इस चीज का कि वो रैंक 1 लाए। तो रैंक 1 या हाँ रैंक 1 लाए। तो बस आज के लिए इतना ही। 30+ एज वालों के लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्यों नहीं सही रहेगा। आपका अगर आप जनरल हो तो 32 साल तक आप दे सकते हो, अगर ओबीसी में आते हो तो आप 36 साल तक दे सकते हो, 40 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो। तो आप क्यों नहीं देते हो, आपको देना चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ हो तब भी आपको पढ़ना चाहिए, अपने लिए तो एक मुकाम बनाना पड़ता है इंसान को जीवन में। थैंक यू डियर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं, आपके प्रश्नों की झड़ी लग रही है, मैं थक गया हूं। अब लंच किया जाएगा अच्छा सा बैठ करके, फिर रेस्ट किया जाएगा, फिर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम का क्लास है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे।